हेलो नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कैरियर परिवार में। मैं मुकेश कुमार आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। चलिए दोस्तों, आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। और आज जो हम लोग देखने वाले हैं काफ़ी इम्पोर्टेंट आज का क्लास है। और आज हम लोग देखेंगे टेस्ट नंबर आपका 37। इसके पहले दोस्तों आपका 36 टेस्ट आपका हो गया है। अगर आप 3600 टेस्ट अगर पिछला नहीं देखे हैं तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में आप वहां पर जुड़ जाइए। वहां पर सभी टेस्ट आपको मिल जाएगा। और व्हाट्सएप ग्रुप में कैसे जुड़ना है इसके लिए मैं अभी आपको आगे बताने वाला हूं। आज हम देखेंगे आपको 75 महत्वपूर्ण प्रश्न। आज का जो सवाल है दोस्तों, इसमें आपको सामान्य अध्ययन भी कुछ प्रश्न आपको मिलेगा, बीएड डीएलएड से संबंधित भी प्रश्न है, रीजनिंग का भी सवाल है और मैथ का भी सवाल है। यानी कि आज का जो सवाल है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर रीजनिंग भी देखेंगे, मैथ भी देखेंगे, क्योंकि ये भी आपको 5-5, 6-6 प्रश्न आपको एग्जाम में पूछा जाएगा। तो चलिए आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। और डेली जो क्लास होती है आपकी रात में 9 बजे से आप सभी की क्लास होती है। तो ये है हमारा व्हाट्सएप ग्रुप, और व्हाट्सएप ग्रुप का ये नंबर है 7857824310। तो इसमें जुड़ने के लिए सर आपको सिर्फ एक बार 351 रुपये का पेमेंट करना होगा। जी हाँ, इसमें जुड़ने के लिए 351 का एक बार पेमेंट करना है। उसके बाद जब तक आपकी एग्ज़ाम ना हो जाए आपको पीडीएफ, वीडियो और नोट्स इत्यादि सभी चीज़ आपको ग्रुप में मिलता रहेगा। तो इस नंबर पर आपको फ़ोन पे या फिर गूगल पे आपको करना पड़ेगा। ये जो नंबर आपको दिख रहा है 7857824310, इस पर फ़ोन पे कर दीजिए या गूगल पे कर दीजिए, पेटीएम कर दीजिए, अमेजन पे कर दीजिए, व्हाट्सएप पे कर दीजिए। कुछ भी आप कर करके हमारे जो व्हाट्सएप नंबर है, यही व्हाट्सएप नंबर भी है, तो इस पर आप स्क्रीनशॉट भेज दीजिए, वहाँ आपको ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। और पीछे वाला भी आपको 36 टेस्ट हो गया है उसका भी पीडीएफ मिल जाएगा। उसके अलावा भी आपको नोट्स वगैरह मिल जाएगा और वीडियो भी मिल जाएगा पीछे वाला का। ठीक है, तो सारा चीज़ आपको वहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पर देखिए आपको बताया गया था कि कैसे आपको यहाँ पर जुड़ना है। ठीक है, चलिए अब हम आज का क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का जो क्लास है काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्लास है। तो चलिए देखते हैं आज का पहला सवाल क्या है। पहला सवाल कह रहा है, सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा जितने लोग देख रहे हैं। कह रहा है कि आजकल इस बात पर अधिक जोर दिया जाता है कि छात्रों में विषय वस्तु को रटने की प्रवृत्ति को कम करने के लिए प्रश्नों का निर्माण किया जाए। किस प्रकार के प्रश्नों से बालकों में रटने की प्रवृत्ति को बढ़ावा मिलता है? जी हाँ, तो ये बताना है कि किस प्रकार के प्रश्न से बालक में रटने की प्रवृत्ति को बढ़ावा मिलता है। ऑप्शन है कि अति लघु उत्तरीय प्रश्न, वस्तुनिष्ठ प्रश्न, निबंधात्मक प्रश्न या फिर वैकल्पिक प्रश्न। तो आपका आंसर क्या होगा? सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपना अपना जो कमेंट है नीचे कमेंट बॉक्स में आप अपना करते चलिए। ठीक है, डेली जो आपकी क्लास होती है रात में 9 बजे से लाइव क्लास चलती है। ठीक है, तो 75 का आंसर क्या होगा दोस्तों? आप लोग जल्दी से अपना कमेंट कर दीजिए। देखिए इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा निबंधात्मक प्रश्न। 75 का आंसर नंबर हो जाएगा आपका सी नंबर। ठीक है, चलिए सभी लोगों का सही जवाब आ रहा है। दूसरा नंबर प्रश्न चलते हैं आपका 76 से। कह रहा है कि शिक्षक कक्षा में उदाहरण प्रस्तुत करता है, फिर समान लक्षण वाले अंशों के कार्य एवं गुण निकलवाता है, उसके बाद उसका अभ्यास करता है। शिक्षक द्वारा अपनाई गई विधि क्या कहलाती है? यानी कि इस प्रकार के द्वारा शिक्षक के द्वारा जो कार्य किया जा रहा है इसको कौन सी विधि कहा जाता है? ठीक है, उदाहरण प्रस्तुत किया जाता है, फिर समान लक्षण वाले अंशों के कार्य और गुण निकलवाया जाता है, उसके बाद उसका अभ्यास कराया जाता है। तो इसको कौन सी विधि कहते हैं? आगमन विधि या फिर प्रयोग विधि, समवाय विधि या फिर खेल विधि? तो इसको जो कहा जाता है दोस्तों, इस विधि को यानी कि आंसर हो जाएगा आपका प्रयोग विधि। ठीक है, इस विधि को क्या कहते हैं? प्रयोग विधि। काफ़ी इंपॉर्टेंट आपका सवाल रहा। अगला प्रश्न चलते हैं आपका। हाँ, देखिए प्रयोग विधि में क्या होता है ना, इसमें हो गया आपका आंसर प्रयोग विधि। और प्रयोग विधि में जो होता है वो उदाहरण प्रस्तुत करके समान क्षण वाले अंशों के कार्य एवं गुण निकलवाए जाते हैं। ठीक है, तो ये कार्य होता है आपको प्रयोग विधि में। नेक्स्ट चलते हैं आपका 77। इसको थोड़ा मैं छोटा कर दूँ। हाँ, 77 नंबर प्रश्न कह रहा है कि एक प्रगतिशील कक्षा में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान अधिगमकर्ता का मूल्यांकन कैसे करेंगे? जी हाँ, तो प्रगतिशील कक्षा में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान अधिगमकर्ताओं का मूल्यांकन किस प्रकार से होगा? तो ऑप्शन है कि अभिभावकों को प्रतिपुष्टि देने के प्रयोजन से बेहद सफल, कम सफल व असफल विद्यार्थियों को पहचानने में सहायक होना।
दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि बेहद महत्वपूर्ण, क्योंकि यह बच्चों की समझ की जानकारी देता है और अध्यापिका को अपने शिक्षा शास्त्र पर विचारने में सहायक होता है। सी है कि बच्चों के अधिगम में सहायक नहीं है, और डी है बच्चों की अधिगम प्रक्रिया में रुकावट उत्पन्न करता है। तो 77 का क्या होगा बताइए सभी लोग, है ना। 77 का क्या होगा, देखिए क्वेश्चन को है ना थोड़ा सा ध्यान से पढ़िए, तो इसका जो आंसर निकल के आएगा वो हो जाएगा बी, यानी कि यह बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि यह बच्चों की समझ की जानकारी देता है और अध्यापिका को अपने शिक्षा शास्त्र पर विचारने में सहायक होता है। ठीक है, आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर बी। चलते हैं हम अगले प्रश्न, आपका 78 नंबर। 78 कह रहा है कि अध्यापकों को कक्षा में बहुभाषीयता को समझना चाहिए, यानी कि अध्यापक को कक्षा में बहुभाषीयता को क्या समझना चाहिए, एक समस्या या फिर एक व्यवस्थागत मुद्दा, एक गुण और साधन या फिर एक रुकावट। 78 का क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर, यानी कि एक गुण और साधन समझना चाहिए ना, बहुभाषिता को एक गुण और साधन इसको समझना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, आपका प्रश्न नंबर है 79। प्रश्न कह रहा है कि आंशिक दृष्टि वाले विद्यार्थियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम सामग्री उपयुक्त नहीं है। आंशिक दृष्टि वाले बालक है ना, आंशिक दृष्टि वाले विद्यार्थियों के लिए कौन सी अधिगम सामग्री नहीं है, यहाँ पर ये पूछा गया है। तो आंसर क्या हो जाएगा, देखिए आंशिक दृष्टि वाले जो विद्यार्थी होते हैं उनके लिए बोलती पुस्तक हो गया, स्पर्शीय सूचना पट्ट हो गया, बड़े आकार में मुद्रित पुस्तक हो गया, एवं त्रिविमीय नक्शे हो गए, चार्ट हो गए, ये सब अधिगम सामग्री में प्रयोग किया जाता है। तो किसका प्रयोग नहीं किया जाता है, तो छोटी मुद्रण वाली कार्यशीट का प्रयोग इसमें नहीं करते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि छोटी मुद्रण वाली कार्यशीट आंशिक दृष्टि वाले विद्यार्थियों के लिए उपयुक्त नहीं होगा। तो आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये प्रश्न आपको कई बार एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, आपका 80 नंबर। प्रश्न कह रहा है कि बालक के शरीर में होने वाले लैंगिक परिवर्तन विकास की कौन सी अवस्था में दिखाई देना प्रारंभ हो जाता है। जी हाँ, तो बालक के शरीर में लैंगिक परिवर्तन जो होता है वो किस अवस्था में हो जाता है, होना शुरू हो जाता है, प्रारंभ हो कह रहा है आपको, है ना। तो प्रारंभ होना शुरू होता है, ऑप्शन है पूर्व बाल्यावस्था, पश्च किशोरावस्था, या फिर वयस्कावस्था, या फिर व्यसंधि काल। तो 80 का क्या हो जाएगा दोस्तों, 80 का जो आपका आंसर होगा, यानी कि जो परिवर्तन होने लगता है वो हो जाएगा आपका आंसर नंबर डी, यानी कि व्यसंधि काल, यानी कि आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर। ठीक है, चलिए सभी लोग अपना अपना कमेंट करते चलिएगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, आपका 81 नंबर। प्रश्न कह रहा है कि क्लासिकल अनुबंधन का अन्य नाम क्या है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है आपका, क्लासिकल अनुबंधन सिद्धांत। देखिए क्लासिकल अनुबंधन सिद्धांत किसने दिया है बताइए तो सभी लोग। तो ये जो अनुबंधन सिद्धांत दिया गया है पावलोव के द्वारा दिया गया है। ये क्वेश्चन आपको कई बार पूछा गया है, पूछ सकता है आपको, किसने दिया है, तो पावलोव ने दिया है। और प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक पावलोव जो थे, इन्होंने क्लासिकल अनुबंधन सिद्धांत को एस नाम से भी जाना जाता है। तो यानी कि इस प्रकार का अनुबंधन, ये आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर ए। इसी को एस नाम का अनुबंधन भी कहा जाता है। ठीक है, क्लासिकल अनुबंधन के सिद्धांत को, और किसने दिया था तो याद रखना है पावलोव ने दिया था। और पावलोव जो प्रयोग किए थे दोस्तों, किस जानवर पर किए थे, तो कुत्ते पर किए थे। ठीक है, याद रखिएगा किस पर किए थे, तो कुत्ते पर किए थे। अगला है आपका 82 नंबर। 82 कह रहा है कि कैटल संस्कृति मुक्त बुद्धि परीक्षण की मापनी किसके लिए बनाई गई थी। जी हाँ, कैटल संस्कृति मुक्त बुद्धि परीक्षण की मापनी जो है वो किसके लिए बनाई गई थी, है ना। चलिए क्वेश्चन देख लिए, अब ऑप्शन देखिए कि 8 से 12 वर्ष के मानसिक दोष वाले व्यक्ति के लिए, या 4 से 8 वर्ष के मानसिक दोष वाले व्यक्ति के लिए, या 12 से 15 वर्ष के मानसिक दोष वाले व्यक्ति के लिए, या 2 से 4 वर्ष के मानसिक दोष वाले व्यक्ति के लिए। तो ये कैटल संस्कृति मुक्त बुद्धि परीक्षण की जो मापनी के लिए तैयार किया गया था, ये तैयार किया गया था दोस्तों आपको 4 से लेकर के 8 वर्ष के मानसिक दोष वाले व्यक्ति के लिए। ठीक है, याद रखना है, आंसर नंबर हो जाएगा आपका बी नंबर। चलते हैं अगला प्रश्न, आपका 83 नंबर कह रहा है कि वे जो विभिन्न प्रकार की अधिगम समस्याओं से ग्रसित रहते हैं उनके लिए अधिगम अक्षम शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। सभी लोग वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, जितने लोग देख रहे हैं। कह रहा है कि वे जो विभिन्न प्रकार की अधिगम समस्याओं से ग्रसित रहते हैं उनके लिए अधिगम अक्षम शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, बताइए।
हेवार्ड किया था या फिर सैमुअल किर्क किया था या वैन रीपर या फिर बर्क, किसने किया था? इसका आंसर जो हो जाएगा आपका आंसर नंबर हो जाएगा बी नंबर, यानी कि सैमुअल किर्क के द्वारा ये किया गया था। ठीक है, यानी कि वे बच्चे जो विभिन्न प्रकार की अधिगम समस्याओं से ग्रसित रहते हैं उनके लिए अधिगम अक्षम शब्द का प्रयोग सबसे पहले सैमुअल किर्क ने किया था। ठीक है, देखिए सामान्यतः कुछ बच्चे जो होते हैं पढ़ने लिखने या फिर मौखिक अभिव्यक्ति शब्दों की वर्तनी उच्चारण या गणित या तर्क शक्ति को समझने आदि में क्या होती है, उनको अशक्त होती है, मतलब उनको दिक्कत होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, आपका प्रश्न नंबर 84। प्रश्न कह रहा है कि जीन पियाजे, जी हाँ वेरी इंपॉर्टेंट है, जीन पियाजे के अनुसार बालक कौन सी अवस्था में परिकल्पनाओं को समझने की तथा तार्किक वाक्यों के आधार पर विचार करने की योग्यता प्राप्त कर लेता है? यानी कि जीन पियाजे के अनुसार जो बालक है वो किस अवस्था में परिकल्पनाओं को समझने की तथा तार्किक वाक्यों के आधार पर विचार करने की योग्यता प्राप्त कर लेता है? ऑप्शन कह रहा है 0 से 2 वर्ष में, या 2 से 6 वर्ष में, या 6 से 11 वर्ष में, या 11 से 15 वर्ष में। तो ये जो कर लेता है दोस्तों 84 का हो जाएगा आपका 11 से लेकर के 15 वर्ष में। देखिए जीन पियाजे ने इसके बारे में थोड़ा सा आप ये जान लीजिए। जो जीन पियाजे थे वो थे स्विट्जरलैंड के प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक थे। कहाँ के थे ये भी पूछा जा सकता है, स्विट्जरलैंड के थे, है ना, जीन पियाजे। और इन्होंने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत प्रस्तुत किया था। ये चीज़ आप याद रखना है कि क्या प्रस्तुत किए थे, संज्ञानात्मक, लिख लेना है, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, है ना, किसने दिया था? तो जीन पियाजे ने दिया था। ठीक है, और इन्होंने संज्ञानात्मक विकास को दोस्तों 4 अवस्थाएं बताया गया है इनके द्वारा, है ना, 4 अवस्थाओं का वर्णन किया गया है जीन पियाजे के द्वारा। कौन कौन सी अवस्थाएं हैं ये आपको एग्जाम में पूछा जाएगा। तो पहली जो अवस्था था वो था इंद्रिय जनित गामक अवस्था, उसको कहते हैं इंद्रिय जनित गामक अवस्था। ये जो होता है जन्म से लेकर के, यानी कि 0 से लेकर के 2 वर्ष तक। ठीक है, और दूसरा जो इन्होंने बताया था वो था आपका पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। ये जो आपको बता रहा हूँ ना ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर नोट कर लीजिएगा। पूर्व जो संक्रियात्मक अवस्था था वो था आपका 2 से लेकर के 7 वर्ष। तीसरा जो इन्होंने बांटे थे वो था आपको मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, और उनका जो उम्र था 7 से लेकर के 11 वर्ष तक। ठीक है, और लास्ट जो इन्होंने बांटा गया था इनके द्वारा वो था अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, 11 से लेकर के 15 वर्ष तक। ठीक है, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था 11 से लेकर के 15 वर्ष तक। देखिए सिंपल ऐसे भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था का क्या काल क्या होता है, तो 7 से 11 होता है। अमूर्त का काल क्या होता है, 11 से 15 होता है। पूर्व संक्रियात्मक का क्या होता है, तो 2 से 7 होता है। ठीक है, इंद्रिय जनित का क्या होता है, तो 0 से 2 होता है। ठीक है, तो ये चीज़ आप याद रखिएगा, ये जीन पियाजे के द्वारा 4 भागों में बांटा गया था संज्ञानात्मक विकास को। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम चलते हैं 85 नंबर। कारक निम्नलिखित में से कौन सा वो मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने मानवतावादी मनोविज्ञान का समर्थन नहीं किया है? जी हाँ, वो कौन सा मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने मानवतावादी मनोविज्ञान का समर्थन नहीं किया है? ऑप्शन है फ्रायड, मैस्लो, रोजर्स या फिर आर्थर कॉम्बस। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों आंसर नंबर ए, यानी कि फ्रायड। देखिए सिगमंड फ्रायड जो है, हाँ ना, इनका जो पूरा नाम है वो है सिगमंड फ्रायड। ये मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के समर्थक हैं। एक चीज़ आप लिख लीजिएगा, जो सिगमंड फ्रायड हैं इन्होंने किसका समर्थक हैं, तो मनोविश्लेषणात्मक। ये क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है, मनोविश्लेषणात्मक, है ना, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के समर्थक हैं आपको सिगमंड फ्रायड। इनका पूरा नाम है सिगमंड, है ना, सिगमंड फ्रायड। ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान रखना है। और जबकि मैस्लो जो है ना, जबकि जो मैस्लो हैं, रोजर्स हैं या फिर आर्थर कॉम्बस हैं, इन्होंने मानवतावादी मनोविज्ञान के समर्थक हैं। तो ये चीज़ आप नोट कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। जितने प्रश्न हैं ना आपके लिए ये एकदम क्रीम लेकर के आए हैं, चुन चुन के लेकर के आए हैं, और ये प्रश्न आपको 100% है कि आपको एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं हम, आपका 86 नंबर। करेक्ट, निम्नलिखित में से कौन सी किशोरावस्था की विशेषता नहीं है? है ना, किशोरावस्था, किशोरावस्था की मतलब उम्र क्या होता है, तो 12 से लेकर के 18 वर्ष, है ना, 12 से लेकर के 18 वर्ष किशोरावस्था। और कौन सी इसकी विशेषता नहीं है? ऑप्शन है संवेगात्मक स्थिरता, विरोधी मानसिक दशाएं, व्यवसाय की चिंता या फिर वीर पूजा की भावना। 86 क्या हो जाएगा आपका सी नंबर, यानी कि व्यवसाय की चिंता जो है इसकी विशेषता नहीं होती है, आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर। संवेगात्मक स्थिरता होती है इस उम्र में,
विरोधी मानसिक दशाएं भी होती है और वीर पूजा की भावना भी होती है इस उम्र में आपको 12 से 18 साल। तो आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका आंसर नंबर, अच्छा 86 कह रहा है ना, हाँ 86 का, सॉरी इसमें थोड़ा सा चेंज कर लीजिएगा, है ना, 86 का थोड़ा सा मैं इसका आप आंसर चेंज कर लीजिएगा, आंसर ए हो जाएगा आपका, है ना, थोड़ा सा यहाँ पर गलती हो गया था, इसका आंसर ए कर लीजिएगा। संवेगात्मक स्थिरता इसमें नहीं होता है ना, विरोधी मानसिक होता है, व्यवसाय की चिंता होता है, वीर पूजा की भी होता है, इसका ए हो जाएगा दोस्तों, है ना, थोड़ा सा यहाँ पर मिस्टेक हो गया था, इसका आंसर कर लीजिएगा आप ए, यानी कि संवेगात्मक स्थिरता इसमें नहीं होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं आपका 87 नंबर। हाँ देखिए मैं गलत नहीं बताऊंगा, जो आपका सही रहेगा वही आपको बताऊंगा, थोड़ा सा दिमाग दूसरे क्वेश्चन पर चला गया था, इसके वजह से वो थोड़ा सा मिस हो जाता है कभी कभी। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं आपका 87 नंबर, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अच्छी स्मृति का लक्षण नहीं है। जी हाँ, अच्छी स्मृति का लक्षण नहीं है। ऑप्शन कह रहा है तीव्रता, या फिर औसत धारण, या शुद्धता, या सही सामग्रियों का सही समय पर स्मरण करना। तो 87 का क्या हो जाएगा, यानी कि सी नंबर हो जाएगा इसका आंसर। कौन सी अच्छी स्मृति का लक्षण नहीं है, तो वो हो जाएगा आपका शुद्धता, यानी कि एक अच्छी स्मृति के लक्षणों में अनेक प्रवृत्तियां पाई जाती है आपको। ठीक है, चलिए तो इसमें हो जाएगा आंसर नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं हम, आपका 88 नंबर। 88 कह रहा है कि आत्म संप्रत्यय के आधार क्या कथ्य होते हैं। जी हाँ, तो आत्म संप्रत्यय के आधार क्या होते हैं बताइए। देखिए आत्म संप्रत्यय इसका तात्पर्य क्या होता है ना, आत्म संप्रत्यय का तात्पर्य ये होता है कि हम ये कह सकते हैं कि आत्मचिंतन या फिर आत्मरक्षा या फिर आत्म मूल्यांकन एवं आत्म प्रत्यक्षीकरण, स्वयं के बारे में विचार करने को ही आत्म संप्रत्यय कहा जाता है ना। सिंपल भाषा में कह सकते हैं कि स्वयं के बारे में ही विचार करने को ही क्या कहते हैं, आत्म संप्रत्यय कहते हैं। तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिया गया है सामाजिक भूमिकाएं या शरीर प्रतिमा, तो इसका आंसर जो हो जाएगा आंसर नंबर सी, यानी कि ए और बी यहाँ पर दोनों हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला है कि दूध पिलाने वाली माँ को प्रतिदिन आहार में कितने ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है। जी हाँ, तो कितने ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है जो माँ बच्चे को दूध पिलाती है। ऑप्शन है 30 ग्राम, 20 ग्राम, 70 ग्राम, या फिर 100 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है। तो 89 का आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर सी, यानी कि 70 ग्राम। ठीक है, आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर सी, यानी कि 70 ग्राम। 65 से लेकर के 70 ग्राम तक की आवश्यकता होती है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर, आपका प्रश्न नंबर 90 नंबर। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक वास्तविक मीन है ना, मीन मतलब मछली, यानी कि वास्तविक मछली इनमें से कौन सा है। ऑप्शन है रजत मीन, क्रेफिश, जेलीफिश, या फिर कैटफिश। तो इसमें वास्तविक जो मीन है, ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में आपको रिपीट हुआ है, तो 90 का आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका कैटफिश। कैटफिश जो है ना, ये वास्तविक मीन है ये आपका, है ना। आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर डी हो जाएगा, आप याद रखना है। नेक्स्ट चलते हैं आपका 91, कह रहा है कि वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत क्या है। जी हाँ, जो वॉशिंग मशीन जो कार्य करता है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है, ये आपको बताना है। तो क्या हो जाएगा, वॉशिंग मशीन जो कार्य करता है वो आपको आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर, यानी कि अपकेंद्री सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है, यानी कि वह प्रतिक्रिया बल जो परिमाण में अभिकेंद्रीय बल के बराबर होता है, परंतु जिसकी दिशा जो होती है वो अभिकेंद्रीय बल के विपरीत होती है, अपकेंद्रीय बल कहलाता है। जैसे कि कपड़ा साफ करने वाली जो मशीन है, या फिर दूध से जो मक्खन निकाला जाता है ना, वो आपको अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो दूध से मक्खन निकाला जाता है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो अपकेंद्रीय बल। या फिर जो कपड़ा साफ किया होता है आपको वॉशिंग मशीन में, वो भी आपको अपकेंद्रीय बल पर। आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर ए। अगला चलते हैं कि हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनेगा दोस्तों, बताइए हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनेगा। जी हाँ, देखिए जो हाइड्रोजन है ना, वो बिना हवा की उपस्थिति में नहीं जल सकती है, और यदि हवा की उस उपस्थिति में हाइड्रोजन को जलाया जाएगा तो वह ऑक्सीजन के साथ क्या करेगा, प्रतिक्रिया करेगा और जल निर्माण कर लेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर नंबर डी, यानी कि जल। ठीक है, जल निर्माण हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न है आपका 93 नंबर, कह रहा है कि जेनेटिक्स निम्न में से किसका अध्ययन है। जी हाँ, जेनेटिक्स किसका अध्ययन है। ऑप्शन है मेंडल का नियम, या फिर जैव विकास, या फिर डीएनए संरचना, या फिर आनुवंशिकता और विचरण। 93 का हो जाएगा आपका जेनेटिक्स जो है ये आनुवंशिकता और विचरण का अध्ययन है। आपका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर डी हो जाएगा आपका।
ठीक है, सभी लोग वीडियो को एक बार लाइक जरूर कर दीजिए। डेली जो आपकी क्लास हो रही है वो रात में 9 बजे हो रही है, और जो क्लास हो रही है इसका जो लिंक है वो आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा, और व्हाट्सएप ग्रुप में कैसे जुड़ना है आपको बता दिया गया है स्टार्टिंग में ही, और आपको लास्ट में भी आपको बताया जाएगा। अगला प्रश्न है कि लाल रक्त कणिकाएँ मुख्यतः बनती है। जी हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, लाल रक्त कणिकाएँ, है ना। तो लाल रक्त कणिकाएँ जो है दोस्तों, ये मुख्य रूप से कह रहा है कि बनती है, यानी कि कहाँ बनती है, यकृत में, गुर्दा में, हृदय में, या फिर अस्थि मज्जा में। तो 94 का हो जाएगा, अस्थि मज्जा में बनती है। देखिए, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो लाल रक्त कणिकाएँ हैं इसका जीवन काल कितना होता है। तो इसका जो जीवन काल होता है वो होता है आपका 120 दिन का। ठीक है, 120 दिन का इसका जीवन काल होता है, ये याद रखिएगा, लाल रक्त कणिकाएँ। और वाइट रक्त कणिकाएँ जो होता है उसका जीवन काल कितना होता है, तो मात्र 4 दिन का होता है। तो दोनों आप ध्यान रखना है। ठीक है, देखिए, लाल रक्त कणिकाएँ का कार्य क्या है, तो इसका जो कार्य है वो है कि श्वसन अंगों में ऑक्सीजन लेकर सारे शरीर में पहुंचाने का इसका कार्य होता है आपका। नेक्स्ट है आपका कि 95 नंबर की स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए लोहे में क्या मिलाया जाता है। जी हाँ, काफ़ी बार पूछा गया है कि स्टेनलेस स्टील में जो बनाया जाता है स्टेनलेस स्टील, उसमें लोहे में क्या मिलाया जाता है। ऑप्शन है निकेल और तांबा, जिंक और टिन, निकेल और टिन, क्रोमियम और निकेल। तो इसमें क्या मिलाया जाता है दोस्तों, तो आपका 95 का आंसर हो जाएगा आंसर नंबर डी, यानी कि क्रोमियम और निकेल मिलाया जाता है। क्रोमियम को Cr और निकेल को Ni। ठीक है, तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका 96 नंबर, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से निम्नलिखित में से यौगिकों के किस समूह को सहायक आहार कारक कहा जाता है। जी हाँ, तो सहायक आहार कारक कहा जाता है, किस समूह को कहा जाता है। ऑप्शन है वसा, अंतःस्राव, या फिर प्रोटीन, या फिर विटामिन। 96 का क्या हो जाएगा, चलिए बताइए सभी लोग। 96 का हो जाएगा आपका विटामिन। ठीक है, यानी कि विटामिन एक ऐसा यौगिक है जो सहायक आहार कारक है। ठीक है, याद रखना है। और इस विचार को स्पष्ट करने वाले जो पहले वैज्ञानिक थे वो थे फ्रेडरिक गोलैंड हॉपकिंस। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, आपका 97 नंबर, कह रहा है कि हरे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए, है ना, हरे फल जो होता है उसको जो पकाया जाता है तो कृत्रिम रूप से पकाने के लिए कैल्शियम एसिटिलिक कार्बाइड का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि यह उत्पन्न करता है। जी हाँ, तो यह क्या उत्पन्न करता है जिससे हरे फल जो होते हैं वो पक जाते हैं। ऑप्शन है मेथिलीन, ऑक्सिन, या फिर एसिटिलीन, या फिर फ्लोरिजन। तो 97 का हो जाएगा आपका आंसर नंबर एसिटिलीन, ये आपको इससे निकलता है, और एसिटिलीन की वजह से जो हरे जो फल होते हैं वो पक जाते हैं। जैसे कि आम वगैरह जो पकाया जाता है ना, तो उसको एसिटिलीन की वजह से वो पक जाता है आपका। नेक्स्ट है आपका 98 नंबर, प्रश्न कह रहा है कि एम्पियर मापने की इकाई क्या है। जी हाँ, एम्पियर मापने की इकाई क्या है, वोल्टेज, विद्युत धारा, प्रतिरोध, या फिर पावर। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों विद्युत धारा। आंसर नंबर हो जाएगा आपका बी नंबर, यानी कि जो एम्पियर है वो विद्युत धारा मापने की एक इकाई है। आंसर क्या हो जाएगा आपका, आंसर नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 99 नंबर, कह रहा है कि सभी जैव यौगिक का अनिवार्य मूल तत्व क्या है। तो सभी जैव यौगिक का जो अनिवार्य मूल तत्व है वो क्या है, चलिए सभी लोग इसका कमेंट कीजिए और अपना अपना कमेंट बताते चलिए। तो 99 का आंसर क्या हो जाएगा, 99 का आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों आंसर नंबर सी हो जाएगा, यानी कि कार्बन हो जाएगा। ठीक है, यानी कि संसार के जितने भी जैव पदार्थ हैं वो कार्बनिक यौगिकों से ही बने होते हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी हो जाएगा। चलते हैं अगला प्रश्न आपका 100 नंबर, 100 नंबर प्रश्न कह रहा है कि ताप बढ़ने के साथ द्रव्य की श्यानता क्या होती है। जी हाँ, तो ताप बढ़ने के साथ जो द्रव्य की श्यानता होती है वो आपको घटती है ना, क्या होती है, घटती है। तो आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, और दोस्तों अगर आप रेगुलर क्लास करना चाहते हैं, अगर जो ये क्लास चल रही है इसका अगर आपको PDF चाहिए, इसका PDF चाहिए, तो आप हमारे 7857824310 इस नंबर पर आपको दोस्तों 351 रुपये का पेमेंट करना होगा। फ़ोनपे, गूगल पे, पेटीएम, अमेजन पे, जो भी है आपके पास वो आप पेमेंट करके इस नंबर पर, और इसी नंबर व्हाट्सएप पर, है ना, व्हाट्सएप भी ये नंबर है, उस पर आपको स्क्रीनशॉट भेज देना है, जहां आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ दिया जाएगा। और वहां पर जितने भी क्लास हुए हैं 36-37 क्लास, आज 37वां क्लास चल रहा है, उसका PDF मिल जाएगा, नोट्स मिल जाएगा, और जो भी क्लास हुए हैं उसका वीडियो भी आपको वहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं आपका 101 नंबर।
प्रश्न कह रहा है कि एल्यूमिनियम धातु को प्राप्त किया जाता है। जी हाँ, एल्यूमिनियम धातु को किससे प्राप्त किया जाता है? पिच ब्लेड से, ग्रेफाइट से, बॉक्साइट से या फिर अर्जेंटाइन से। तो 101 का क्या हो जाएगा आपका? बॉक्साइट से प्राप्त किया जाता है आपका एल्यूमिनियम। आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका आंसर नंबर सी। ठीक है, ठीक है, एल्यूमिनियम हो जाएगा आपका आंसर नंबर बॉक्साइट। ठीक है, और कार्बन से तो ग्रेफाइट हो जाएगा, यूरेनियम से पिच ब्लेड है ना, यूरेनियम जो प्राप्त किया जाता है वो पिच ब्लेड से, और चांदी हो जाएगा आपका अर्जेंटाइन से। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं आपका 102 नंबर। कह रहा है कि फोटोग्राफी में उपयोगी तत्व कौन सी है? फोटोग्राफी में जो उपयोगी तत्व है वो कौन सा है? तो आपका आंसर हो जाएगा सिल्वर ब्रोमाइड। जी हाँ, सिल्वर ब्रोमाइड। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है ना, जितने प्रश्न है ना ये बीपीएससी का फेवरेट प्रश्न है। ये सब क्वेश्चन हमेशा बीपीएससी के द्वारा पूछा जाता है। तो फोटोग्राफी में जो प्रयोग तत्व है वो है सिल्वर ब्रोमाइड। चलिए नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं आपका 103 नंबर। सिगरेट लाइटर में निम्नलिखित में से कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? जी हाँ, सिगरेट का जो लाइटर होता है, जो जलाने वाला होता है, उसमें कौन सी गैस उसमें भरी जाती है? ऑप्शन है ब्यूटेन, मीथेन, प्रोपेन या फिर रेडॉन। तो क्या हो जाएगा दोस्तों आपका 103 का आंसर हो जाएगा ए नंबर यानी कि ब्यूटेन। ठीक है, ब्यूटेन जो है एक ज्वलनशील हाइड्रोकार्बन गैस है जिसका जो आणविक सूत्र होता है तो लिख लीजिएगा C4H10 होता है आणविक सूत्र इसका, और इसका जो उपयोग होता है वो सिगरेट लाइटर में किया जाता है। अगला प्रश्न है आपका 104 नंबर। कह रहा है कि एक काटा हुआ हीरा क्यों जगमगाता है? जी हाँ, जो हीरा होता है ना, देखते हैं ना कितना चम 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 करता है आपको, तो वो जगमगाता क्यों है? आखिर क्या कारण है? तो आंसर हो जाएगा कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन के वजह से। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, कई बार पूछा गया प्रश्न है कि हीरा चमकता क्यों है? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन की वजह से ही ये चमकता है। अगला है आपका 105 नंबर प्रश्न। कह रहा है प्रश्न कि भारत की विशाल वन्य बिल्लियों में से किसके बारे में कहा जाता है कि वह हाल ही में विलुप्त हो गया? जी हाँ, तो ये क्वेश्चन है आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट, ज्योग्राफिकल से संबंधित है। तो वो कौन सा जो प्रजाति है, बिल्ली का प्रजाति है जो क्या हो गया दोस्तों? विलुप्त हो गया है। तो ऑप्शन है आपको चीता, बाघ, तेंदुआ, सिंह। तो बिल्ली के प्रजाति का जो है दोस्तों तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन के अनुसार चीता। चीता जो है ना विलुप्त प्रजाति में आपको शामिल हो चुका है, क्योंकि यह धीरे धीरे करके विलुप्त होते जा रहा है। इसका इतना ज़्यादा शिकार हुआ है तो इसकी वजह से ये विलुप्त हो रहा है। आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका 106 नंबर। कह रहा है प्रश्न कह रहा है कि आँख के लेंस का फोकस दूरी किसके कार्य से परिवर्तित होती है? जी हाँ, तो आँख के लेंस का जो फोकस दूरी है वो किसके कार्य से परिवर्तित होती है? ऑप्शन है पुतली, रेटिना, सिलियरी मांसपेशी या फिर आइरिस। 106 का हो जाएगा आपका सिलियरी मांसपेशी, है ना, 106 का हो जाएगा आपका सिलियरी मांसपेशी। चलिए नेक्स्ट है आपका 107 नंबर। कह रहा है कि सामान्यतः गुब्बारे में कौन सी गैस भरी जाती है? जी हाँ, जो गुब्बारे आप बच्चे लोग खेलते हैं उसमें कौन सी गैस भरी जाती है? तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों हीलियम गैस उसमें भरी जाती है, क्योंकि हीलियम जो होता है काफ़ी हल्का गैस होता है और इसी वजह से इसमें गुब्बारे में भरी जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 108 नंबर। 108 नंबर प्रश्न कह रहा है आपका कि हाइड्रोपोनिक्स क्या है? जी हाँ, हाइड्रोपोनिक्स क्या होता है? देखिए, हाइड्रोपोनिक्स एक ऐसी प्रक्रिया है ना जिसमें खनिज पोषक तत्व के विलयन के प्रयोग से जल में ही पौधे को उगाया जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर 8 का ए नंबर यानी कि मृदा विहीन पादप संवर्धन, है ना, यानी कि बिना मिट्टी के ही जल में पौधे का जो प्रयोग, पौधे को जो उगाया जाता है उसी को कहते हैं हाइड्रोपोनिक्स। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 109 नंबर प्रश्न। कह रहा है कि डेंगू बुखार में मानव शरीर में निम्नलिखित में से किसकी कमी हो जाती है? जी हाँ, जब डेंगू का बुखार होता है ना तो किसकी कमी हो जाती है? तो प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है ना। डेंगू बुखार होता है, फिर आप चेक करवाते हैं डॉक्टर के पास जा करके, तो प्लेटलेट जो होता है वो क्या होता है? घट जाता है। ठीक है, और प्लेटलेट घटने की वजह से ये चीज़ होता है आपका। तो आंसर हो जाएगा आपका 109 का ए नंबर, यानी कि डेंगू बुखार से पीड़ित रोगी के रक्त में प्लेटलेट्स की संख्या कम हो जाती है। ठीक है, तो इसके वजह से ये होता है, आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर। नेक्स्ट चलते हैं आपका 110 नंबर। कह रहा है कि पंचायती राज विषय निम्नलिखित में से किस सूची में शामिल है? देखिए, तो भारतीय संविधान में ना 7वीं अनुसूची, अगर आप पढ़े होंगे 7वीं अनुसूची, तो 7वीं अनुसूची में 3 प्रकार की सूचियों का वर्णन किया गया है। एक तो है आपका संघ सूची, एक है आपको राज्य सूची और एक है आपका समवर्ती सूची।
है ना। तो 3 प्रकार की सूची का जो वर्णन किया गया है संघ, राज्य, समवर्ती, ये 7वीं अनुसूची में किया गया है। और जो पंचायती राज जो है दोस्तों, ये है आपका राज्य सूची का विषय है। किसका विषय है? तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? आंसर नंबर हो जाएगा आपका बी नंबर, यानी कि जो पंचायती राज है वो राज्य सूची का विषय है। ये चीज़ आप याद रखिएगा। चलते हैं, अगला प्रश्न है आपका 111 नंबर। कह रहा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन सर्वप्रथम कहाँ लागू किया गया था? बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि भारत में देखिए 3 प्रकार का तीन प्रकार का आपातकाल की प्रावधान किया गया है ना। 3 प्रकार के आपातकाल का प्रावधान किया गया भारतीय संविधान में। एक तो है आपका 352, दूसरा है आपका 356 और तीसरा है आपका 360। ये 3 अनुच्छेद आप याद रखिएगा, 352, 356 और 360। 352 में जो है दोस्तों ये है आपका राष्ट्रीय आपात, 356 में है आपको राष्ट्रपति शासन और 360 में है आपका वित्तीय आपात। ठीक है, तो 3 प्रकार के आपातकाल हैं भारत में। और जो ये क्वेश्चन पूछा गया है कि राष्ट्रपति शासन जो है सबसे पहले कहाँ लागू किया गया था भारत में, तो वो किया गया था आपको पंजाब में। कहाँ किया गया था? पंजाब में ये सबसे पहले आपका लगा था। और पंजाब के आंसर हो जाएगा पेप्सू में, है ना। पंजाब के पेप्सू में ये आपको लगाया गया था। आंसर हो जाएगा यहाँ पर, आप पंजाब भी ऑप्शन में आपको रह सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। देखिए ये उस समय ये हुआ था ना, इसके बारे में थोड़ा सा आपको बता दें कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन सबसे पहले जो लगा था वो 1951 में लगा था। कब लगा था? 1951 में। तत्कालीन अभी वर्तमान में पंजाब है और पटियाला एवं ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन, उसको पेप्सू कहा जाता था ना, PEPSU, यानी कि ईस्ट पंजाब और ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन राज्य में लागू किया गया था। पेप्सू उसको कहा जाता है, PEPSU। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा आपको। ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन राज्य में लागू किया गया था और वर्तमान में ये पंजाब है आपका। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 112। प्रश्न कह रहा है कि भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त को नियुक्त किया जाता है। जी हाँ, भारत का जो मुख्य चुनाव आयुक्त है इसको नियुक्त कौन करता है? तो इसको जो नियुक्त करता है दोस्तों, तो आपका 112 का आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी, यानी कि ये राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। देखिए भारत के अनुच्छेद अगर आप पढ़िए तो 324 में है ना, अनुच्छेद 324 के 2 में 324 के 2 के अनुसार भारत के निर्वाचन आयोग के जो मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं तथा अन्य चुनाव आयुक्तों की जो नियुक्ति की जाती है वो संसद द्वारा बनाई गई विधि के अधीन राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। और जो नियम बनाया जाता है वो संसद के द्वारा बनाया जाता है। आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर सी हो जाएगा। अगला है आपका दोस्तों प्रश्न नंबर आपका 113 कि बिहार में राष्ट्रपति शासन प्रथम बार कब लगा था? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, छपेगा प्रश्न आपका, है ना। प्रथम बार राष्ट्रपति शासन बिहार में कब लगा था? तो आपको याद होना चाहिए कि बिहार में जो लगा था वो हो जाएगा आपका आंसर नंबर ए, यानी कि 26 जून 1968। 26 जून 1968 से लेकर के 26 फरवरी, है ना, 26 फरवरी 1969 तक ये आपका लगा था। ठीक है, यानी कि 26 जून 1968 से 26 फरवरी 1969 तक ये लगा था आपको भारत में बिहार में प्रथम बार राष्ट्रपति शासन। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं आपका 114 नंबर। कह रहा है कि लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक, जी हाँ, किसके द्वारा आहूत की जाती है? संयुक्त बैठक लोकसभा और राज्यसभा की। देखिए ये जो मामला है आपका अनुच्छेद 108 का है। ये जो मामला है अनुच्छेद 108 का है। और इसमें होता क्या है कि संविधान के अनुच्छेद 108 के तहत अगर किसी विधेयक पर, है ना, अगर किसी विधेयक पर दोनों सदन के बीच में क्या हो जाए? मतभेद हो जाए, है ना, मतभेद हो जाए, गतिरोध उत्पन्न हो जाए, तो लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक बुलाई जाती है। किसके द्वारा? तो राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है, राष्ट्रपति के द्वारा संयुक्त बैठक बुलाई जाती है अगर राज्यसभा और लोकसभा के बीच गतिरोध उत्पन्न हो जाए। अनुच्छेद कितने के तहत? तो 108 के तहत। कई बार पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, अब ये जो बैठक बुलाया गया है दोस्तों, ये तो आंसर क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति के द्वारा। यही क्वेश्चन पूछा गया था, है ना, किसके द्वारा आहूत की जाती है। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि ये जो बैठक बुलाई जाती है इसकी अध्यक्षता कौन करेगा? जी हाँ, तो इसकी जो अध्यक्षता करेगा वो करेगा दोस्तों लोकसभा का अध्यक्ष। ये चीज़ आप याद रखिएगा, है ना। इसकी अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा के अध्यक्ष इसकी अध्यक्षता करते हैं।
ठीक है। और अनुच्छेद कितने के तहत करते हैं, तो 118 के तहत करते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न चलते हैं आपका 115 नंबर। प्रश्न कह रहा है कि मुखिया को अविश्वास प्रस्ताव द्वारा हटाए जाने के लिए ग्राम पंचायत के मतदाताओं की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है। जी हाँ, मुखिया को अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा हटाए जाने के लिए ग्राम पंचायत के मतदाताओं की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बताइए। जिलाधिकारी करेंगे, जिला परिषद के अध्यक्ष करेंगे, जिला पंचायत परिषद करेंगे, या प्रखंड विकास पदाधिकारी करेंगे। तो क्या हो जाएगा आपका 115 का। 115 का क्या होगा, सभी लोग अपना अपना कमेंट नीचे कमेंट बॉक्स में करिए, बताइए सभी लोग। तो 115 का आंसर क्या होगा। आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका सी नंबर, यानी कि जिला पंचायत पदाधिकारी करेंगे। कौन करेंगे, जिला पंचायत पदाधिकारी। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं आपका 116 नंबर। प्रश्न कह रहा है कि राज्य का समूचा प्रशासन किसके नाम से चलाया जाता है, यानी कि राज्य का जो प्रशासन चलेगा वो किसके नाम से चलेगा। मुख्यमंत्री, राज्यपाल, मंत्रिपरिषद, या फिर मुख्य सचिव। तो किसके नाम से चलेगा दोस्तों, आपका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर राज्यपाल के नाम से। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जितने भी है ना सभी छपने वाला सवाल है। अब ज़्यादा समय नहीं है तो एकदम आप लोग पीडीएफ लेकर के इसको एक बार रपेट लीजिए, पढ़ लीजिए, है ना। और पीडीएफ के लिए आपको बताया गया था कि आपको 7857824310 नंबर पर आपको कांटेक्ट करना है और आपको 351 रुपये का पेमेंट करना है इसी नंबर पर, फ़ोनपे गूगल पे के माध्यम से। और स्क्रीनशॉट भी आपको इसी नंबर पर भेज देना है, जहां आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा और आपको सारा पीडीएफ नोट्स आपको वहां पर मिल जाएगा। प्रश्न है कि पटना उच्च न्यायालय की स्थापना। जी हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पटना उच्च न्यायालय। तो पटना उच्च न्यायालय की स्थापना जो की गई थी वो कब की गई थी। आंसर क्या हो जाएगा आपका, बताइए सभी लोग, फटाफट अपना अपना कमेंट करते चलिएगा। तो 17 का आंसर हो जाएगा ए नंबर, यानी कि 9 फरवरी 1916। पूरा डेटवा याद रखिएगा, है ना, पूरा डेट आपको पूछा जाता है। 1916 तो आपको याद ही है, 9 फरवरी भी आपको याद रखना है, पटना उच्च न्यायालय। एक प्रश्न आप बताइए कमेंट करके कि उच्च न्यायालय जो है ये अनुच्छेद कितने में है। पटना को छोड़ दीजिए, उच्च न्यायालय का वर्णन किया गया है कितने अनुच्छेद में, बताइए सभी लोग। 214। जी हाँ, 214 उच्च न्यायालय। और उच्चतम न्यायालय अगर पूछ लिया जाए कि उच्चतम न्यायालय, तो उच्चतम न्यायालय है आपको कितने में है, बताइए। उच्चतम न्यायालय है आपका 124 में और उच्च न्यायालय है आपका 214 में। तो ये दोनों आप याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला प्रश्न चलते हैं आपका 118 नंबर। थोड़ा सा इसको मैं छोटा कर देता हूँ। प्रश्न कह रहा है कि बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 से संबंधित कौन सा कथन सही है। जी हाँ, बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 और कौन सा कथन सही कह रहा है। तो क्या होगा आपका 118 का। ऑप्शन पढ़िए जल्दी से और खटाक से जवाब दीजिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 118 का हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। यानी कि इसके आलोक में बिहार योजना समिति का गठन एवं कार्य संचालन नियमावली 2006 का गठन हुआ है। बिहार ग्राम कचहरी संचालन नियमावली 2007, बिहार ग्राम कचहरी न्याय मित्र 2007। यानी कि आंसर हो जाएगा इनमें से सभी कथन सही है। अगला है आपका 119 नंबर। कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की सुरक्षा करता है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यहाँ से 2-3 चीज़ आपका क्लियर हो जाएगा। एक तो कि वो कौन सा अनुच्छेद है जो सर्वोच्च न्यायालय जो है जो मौलिक अधिकार दिया गया है, कितने मौलिक अधिकार हैं अभी, 6 मौलिक अधिकार दिया गया है, उसकी सुरक्षा करता है। तो वो हो जाएगा अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 में क्या लिखा गया है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। जी हाँ, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ठीक है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है ये अनुच्छेद है कितने में, अनुच्छेद 32 में इसका वर्णन किया गया है। और अनुच्छेद 32 के तहत अगर आपका मौलिक अधिकार का हनन होता है तो आप सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हैं और रीट दायर कर सकते हैं। तो आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर डी नंबर आपका, ठीक है। कोई भी समस्या हो बताइए, ठीक है। आंसर हो जाएगा डी। चलते हैं अगले प्रश्न। और मौलिक अधिकार जो है दोस्तों ये अनुच्छेद कितने से कितने तक में है, तो 12 से लेकर के 35 तक इसका वर्णन किया गया है मौलिक अधिकार का। मौलिक अधिकार भाग कितने में है, तो भाग है आपका 3 में है। याद रखिएगा मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है, तो यूएसए से लिया गया है आपका, ठीक है। कितने मौलिक अधिकार है वर्तमान में, तो 6 मौलिक अधिकार है वर्तमान में, ठीक है।
चलिए अगला प्रश्न चलते हैं आपका 120 नंबर। कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1912 में अधिवेशन कहाँ हुआ था, बताइए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1912 में जो अधिवेशन हुआ था वो आपका कहाँ हुआ था, 120 नंबर सवाल है। तो ये हुआ था दोस्तों बांकीपुर पटना में। काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है ना, क्योंकि ये बिहार में हुआ था। आपको बिहार में देखिए कांग्रेस का ना 2 अधिवेशन हुआ था आपका, ठीक है। एक तो हुआ था 12 में, दूसरा अधिवेशन कब हुआ था ये आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है। और वो हुआ था, आपको बता देता हूँ मैं, गया में हुआ था दूसरा अधिवेशन, और कब हुआ था ये आपको बताना है। और जो 1912 में हुआ था तो वो हुआ था बांकीपुर पटना में हुआ था, और ये जो हुआ था आपको 27वां अधिवेशन था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि मोपला आंदोलन, वेरी इंपॉर्टेंट आंदोलन है ये, मोपला विद्रोह। सीधा पूछेगा आपको कि मोपला विद्रोह जो हुआ था 1921 में हुआ था, ये कहाँ हुआ था। जी हाँ, तो जो मोपला विद्रोह हुआ था ये हुआ था दोस्तों आपको कहाँ हुआ था, बताइए सभी लोग, बताइए बताइए बताइए, खटाखट बताइए। 121 का हो जाएगा आपको मालाबार में। देखिए मालाबार, यहाँ ऑप्शन आपको फंसा दिया है ना, ऑप्शन में आपको थोड़ा सा फंसा दिया है। मैं आपको ले चलता हूँ केरल, मैं आपको कहाँ ले चल रहा हूँ, केरल। ये रहा आपका केरल, ठीक है। केरल आप मानचित्र में देखे होंगे। तो मोपला जो विद्रोह हुआ था ना वो आपको 1921 में केरल में ही हुआ था। और केरल के जो तट है दोस्तों इसको कहा जाता है मालाबार तट। जी हाँ, केरल का तट जो है, इधर कौन सा सागर है, अरब सागर है। तो अरब सागर जो है आपका केरल का जो ये तट है इसको कहते हैं आपको मालाबार तट। तो आंसर देख रहे हैं ना, आंसर नंबर बी। अब देखिए क्वेश्चन ऑप्शन कैसे घुमा दिया आपको। अगर यहाँ पर मालाबार आपको पता नहीं रहे कि केरल के तट को मालाबार कहते हैं तो आप तो नहीं मार पाइएगा, है ना। चलिए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका बी नंबर। अगला है कि पटना में बहावी आंदोलन के मुख्य नेता कौन थे। जी हाँ, तो बहावी आंदोलन हुआ था पटना में, सीधा पूछ सकता है। और इसके मुख्य नेता कौन थे ये आपको बताना है। तो विलायत अली, विलायत अली और इनायत अली, ये याद रखना है, विलायत अली और 122 नंबर, हाँ विलायत अली और इनायत अली जो इसके थे प्रमुख नेता थे। आंसर हो जाएगा आपका, आंसर नंबर ए हो जाएगा आपका, ठीक है। पटना में बहावी आंदोलन के मुख्य नेता थे। नेक्स्ट है आपका कोल विद्रोह, कई बार पूछा गया सवाल है आपका कोल विद्रोह। 1831-32 का नेतृत्व किसने किया था दोस्तों, बताइए। कोल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, तो ये जो किया गया था बुद्धू भगत के द्वारा किया गया था ना, बुद्धू भगत के द्वारा ये किया गया था। और ये हुआ था 1831-32 में, ठीक है। ये झारखंड में हुआ था आपका, छोटा नागपुर वाला क्षेत्र में हुआ था आपका, है ना। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 124 नंबर। कह रहा है कि शिक्षा में सुधार हेतु ब्रिटिश सरकार ने सैंडलर विश्वविद्यालय आयोग कब नियुक्त किया था। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है सैंडलर विश्वविद्यालय आयोग। जी हाँ, सैंडलर विश्वविद्यालय आयोग जो नियुक्त किया गया था ये ब्रिटिश सरकार के द्वारा किया गया था। और ये कब किया गया था बताइए। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 124 का हो जाएगा दोस्तों आपका आंसर नंबर बी, यानी कि 1917 में ये किया गया था। और 1917 किस लिए फेमस है, तो चंपारण आंदोलन के लिए। याद रखिएगा चंपारण तो फिक्स है कि ये क्वेश्चन आपको पूछेगा ही, है ना, कि चंपारण आंदोलन कब हुआ था, 1917 में हुआ था। चंपारण आंदोलन किस लिए प्रसिद्ध है, तो तिनकठिया पद्धति के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। गांधी जी को किसने बुलाया था, है ना, तो बताइए गांधी जी को किसने बुलाया था, राजकुमार शुक्ला जी ने। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 125 नंबर का, है कि बिहार में 1857 के विद्रोह के सर्वाधिक महत्वपूर्ण नेता कौन थे। बिहार में जो 1857 के हुआ था इसमें बिहार में कह रहा है कि सर्वाधिक महत्वपूर्ण नेता, तो आपको पता ही है वो थे वीर कुंवर सिंह। जी हाँ, वीर कुंवर सिंह। और आंसर हो जाएगा आपका 125 का आंसर नंबर सी। ये जगदीशपुर से थे, आपको आरा के पास है। आंसर हो जाएगा आपका 125 का आंसर नंबर सी नंबर, वीर कुंवर सिंह। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका 126 का, रहा है कि किसके शासनकाल में भारत में अंग्रेजी शिक्षा आरंभ की गई थी, इंग्लिश वाला। तो अंग्रेजी शिक्षा जो आरंभ की गई थी ये किसके शासनकाल में आरंभ की गई थी, क्या होगा बताइए। तो ये हो जाएगा आपको लॉर्ड विलियम बेंटिक, है ना। लॉर्ड विलियम बेंटिक का जो शासनकाल था वो था आपका 1828 से लेकर के 35 तक भारत में ये शासनकाल रहा है इसका, ठीक है। गवर्नर जनरल कब से कब तक था, तो 1828 से लेकर के 35 तक। और 7 मार्च 1835 को दोस्तों लॉर्ड मैकाले के प्रस्ताव को स्वीकार करके भारत में अंग्रेजी को उच्च शिक्षा का माध्यम माना गया था आपको। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक आंसर हो जाएगा आपका, आंसर नंबर ए हो जाएगा, ठीक है।
अगला है कि बिहार में रॉलेट एक्ट के विरुद्ध आंदोलन प्रारंभ हुआ था। रॉलेट एक्ट के विरुद्ध जो आंदोलन प्रारंभ हुआ था वो कब हुआ था, क्या होगा? तो देखिए ये जो आंदोलन हुआ था ना वो हुआ था आपका 1919 में हुआ था, ठीक है, फरवरी आपका 1919 में हुआ था रॉलेट एक्ट आंदोलन। आंसर तब हो जाएगा आपका आंसर नंबर बी हो जाएगा। अगला चलते हैं आपका 128 नंबर, कह रहा है कि 1919 में जघन्य जालियांवाला बाग कांड। जी हाँ दोस्तों, इसमें सैकड़ों लोगों को, निहत्थे लोगों को जिन पर गोलियां बरसा दी गई थी, है ना, ये भारत का वायसराय कौन था उस समय, है ना, तो ये था बहुत ही क्या कह सकते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर वो उसका नाम था दोस्तों लॉर्ड चेम्सफोर्ड, है ना, लॉर्ड चेम्सफोर्ड, यानी कि आंसर नंबर ए हो जाएगा। और जो जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था वो याद रखिएगा, पूरा डेट 13 अप्रैल, है ना, 13 अप्रैल 1919, ठीक है, ये घटना हुई थी। और बैसाख का वो दिन था, अमृतसर में ये जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। और इस समय जो भारत का वायसराय थे वो लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे। लॉर्ड चेम्सफोर्ड के जो कार्यकाल था वो था 1916 से लेकर के 21 तक, ये जो आपको यहाँ पर रहे थे, ठीक है। और इन्हीं के शासनकाल में दोस्तों जो रॉलेट एक्ट अभी जो पिछला प्रश्न देखे थे 1919 में पास हुआ था, इन्हीं के शासनकाल में, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं आपका 129 नंबर। चलिए अब हम लोग आ गए हैं मैथ पर, है ना, अब कहाँ आ गए हैं, मैथ पे आ गए हैं। तो इसको थोड़ा सा मैं छोटा कर देता हूँ, आपको दिख रहा होगा, है ना, मैं थोड़ा सा यहीं पर मैथ इसको बना दूंगा। कह रहा है कि ए और बी का अनुपात दिया हुआ है 4 अनुपात और उसके वर्गों का अंतर दिया हुआ है 81, तो ए का मान कितना होगा। चलिए मैथ हम देख लेते हैं, कुछ प्रश्न यहाँ पर इंपॉर्टेंट और कुछ रीजनिंग का भी देख लेते हैं, ठीक है, क्योंकि मैथ रीजनिंग भी आपको 2-4-5 प्रश्न आपको पूछा जाएगा एग्जाम में। देखिए ए और बी का अनुपात, सिंपली ट्रिक का करिए यहाँ पर इस्तेमाल, और कह रहा है कि उनके वर्ग, तो उनके वर्ग कर देते हैं यहाँ पर, तो 5 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर, ठीक है। ए और बी का अनुपात आपको दिया हुआ है, ए 4 है और बी 5 है, तो ये दोनों का अंतर आपको दिया हुआ है कितना, तो 81, दोनों का अंतर कितना दिया हुआ है, तो 81 दिया हुआ है, तो ए का मान कितना होगा। तो अगर यहाँ पर हम एक्स मान लेते हैं इसको, है ना, 5x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर बराबर 81 हो गया। तो यहाँ पर तो 9 हाँ, अगर इसको सोल्व कीजिएगा तो आएगा आपको 9x स्क्वायर, है ना, 9x स्क्वायर बराबर आ जाएगा आपको 81, तो x बराबर आ जाएगा आपका 9, यानी कि x बराबर हो जाएगा आपका 3, है ना, x बराबर तो आपका कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, है ना। इसको मैं थोड़ा सा फिर से एक बार थोड़ा सा इसको बता देता हूँ, ठीक है। इसको आप ट्रिक से भी बना सकते हैं और इसको प्रश्न अनुसार भी आपको बना सकते हैं। तो मैं ट्रिक से बना रहा हूँ आपको, 5 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर बराबर आपको 81 दिया हुआ है, 5x मान लेते हैं हम और 4x भी मान लेते हैं। इसको आप तोड़िएगा तो यहाँ पर आ जाएगा 9x स्क्वायर, है ना, 9x स्क्वायर बराबर आ जाएगा 81, तो x स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा 9, तो x बराबर कितना आ जाएगा आपका 3 आ जाएगा, है ना, x बराबर कितना आ जाएगा 3। और यही आपको पूछ रहा था कि a का मान कितना होगा, तो a का मान कितना आएगा दोस्तों बताइए। तो a का मान आ जाएगा हम हाँ a का वैल्यू कितना दिया हुआ है, तो a का वैल्यू है आपको 4x, तो x का वैल्यू कितना आ गया 3, यानी 4 गुने हो जाएगा आपका 3, यानी कि 12, ठीक है, यानी कि आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। सिंपली आपको ये दोनों का स्क्वायर कर देना है और दोनों का अंतर आपको दिया हुआ है 81, और फिर बाद में यहाँ से x का वैल्यू निकाल करके यहाँ पर आपको 4a में पुट कर देना है, आपको आंसर आ जाएगा आपको 12 नंबर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं आपका 130 नंबर, और इसका ट्रिक मैं आपको बता देता हूँ। 130 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि किसी वस्तु के अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 20% अधिक है, अंकित मूल्य पर 20% का एक बट्टा दिया जाता है, और इस प्रकार की बिक्री में विक्रेता को क्या होगा, है ना, इस प्रकार की बिक्री में विक्रेता को क्या होगा। तो देखिए इस प्रकार की बिक्री में विक्रेता को हमेशा हानि होता है, क्योंकि एक साइड क्या कर रहा है 20% अधिक है, फिर एक बार कह रहा है कि 20% का छूट है ना, तो 20% का अधिक है 20% का छूट है, तो ऐसे जो सिचुएशन में हमेशा क्या होता है, तो हानि ही होता है, ठीक है, हानि ही होता है। और इसका जो सिंपल है कि शुरू में कह रहा है कि 20% बढ़ गया, तो 20% बढ़ गया यानी कि 120, ठीक है, यानी कि 20% बढ़ गया। अब क्या कर रहा है कि 20% घटा दिया गया, 20% घटा दिया गया, यानी कि किसी कोई भी चीज़ क्या है 100% मान लिए, तो शुरू है 20% बढ़ गया 120, और फिर ये कह रहा है कि 20% घटा दिया यानी कि 80, और इसको 100 से हम डिवाइड कर देंगे परसेंटेज के लिए, तो 0 से 0 0 से 0, 12 कितना आ गया 96, 12 जो 96 आया ये क्या है, तो 100 से कितना कम है 4% कम है आपका, 100 से कितना कम है 4%, यानी कि 4% की यहाँ पर क्या हो रही है हानि हो रही है। अगर यहाँ पर आपको 100 से ज़्यादा आता तो यहाँ पर क्या हो जाता
लाभ हो जाता आपको, है ना। तो 100 से कम आया तो 4% यहाँ पर हानि हो जाएगा आपका। ये सिंपल ट्रिक है, इसी से आप खट से बना लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न हम चलते हैं आपका 131 नंबर। प्रश्न कह रहा है कि एक जो किसान है वो 6 घंटे कार्य करके एक खेत को 8 दिन, देखिए यहाँ पर थोड़ा सा सुधार कर लीजिएगा, क्योंकि अगर सुधार नहीं कीजिएगा तो आपको ऑप्शन नहीं मिल पाएगा, है ना। तो कह रहा है कि एक किसान प्रतिदिन 6 घंटे कार्य करके एक खेत को यहाँ 18 कर दीजिएगा आप, है ना, 18 दिनों में जोत सकता है। 6 घंटा डेली कार्य कर रहा है और 18 दिन में वो खेत को जोत लेता है। अब कह रहा है कि उसे वही कार्य को 12 दिन में पूरा करने के लिए प्रतिदिन कितने घंटे कार्य करना होगा। यही कार्य को कितना दिन में करना है, 12 दिन में करना है, और ये कर कितना रहा है, 18 दिन में कर रहा है। तो डेली उसको कितना कार्य करना पड़ेगा, जो कार्य जो 12 दिन में हो जाए। तो इसको करेंगे कैसे हम, तो इसको करने के लिए यहाँ पर इसको 18 कर लीजिएगा, सुधार लीजिएगा, है ना। सबसे पहले इसको हम कर लेते हैं कि प्रतिदिन जो कार्य करने में कितना समय लग रहा है उसको, तो प्रतिदिन, है ना, प्रतिदिन जो ये कार्य कर रहा है तो कितना समय लग रहा है इसको, 6 घंटा लग रहा है। तो टोटल काम करने में कितना समय लगेगा, तो टोटल काम यानी कि 18 दिन करेगा तो टोटल कितना समय लगेगा, तो 18 गुने 6 कर देंगे, है ना। तो 18 6 कितना होता है, 108 घंटा लगेगा इसको टोटल कार्य करने में। अब कह रहा है कि 12 दिन में ही इसको कार्य करवाना है, तो 12 दिन में कार्य करवाना है, तो ये कार्य करने में, है ना, कितना समय इसको अधिक लगेगा। तो इसको हम क्या करेंगे, 12 से सीधा डिवाइड कर देंगे, तो कितना आ जाएगा, 9 घंटा इसको डेली कार्य करेगा। अगर ये व्यक्ति 9 घंटा डेली कार्य करेगा तो ये कार्य जो है आपको पूरा हो जाएगा, ठीक है, 12 दिन में ही पूरा हो जाएगा अगर ये 9 घंटा डेली कार्य करेगा। और 6 घंटा डेली कार्य कर रहा था तो कितना दिन लग रहा था, 18 घंटा, और 9 घंटा डेली कार्य करेगा तो कितना दिन लगेगा, 12 घंटा। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, आंसर नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं आपका 132 नंबर। 132 जो प्रश्न कर रहा है दोस्तों, ये आपको सिंपल इंटरेस्ट है, यानी कि साधारण ब्याज से है। साधारण ब्याज से भी आपको एक प्रश्न पूछा जा सकता है। देखिए साधारण ब्याज का एक सिंपल फॉर्मूला होता है ना, मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100। ये फॉर्मूला आप याद रखिए, साधारण ब्याज में आपका ये क्वेश्चन बन जाएगा और उसी पर आपका ये बनाया गया है, ठीक है, उसी पर ये क्वेश्चन बनाया गया है। तो आप लोग भी इसको बनाइए और अपना जवाब दीजिए, ठीक है। चलिए इसको बनाएंगे कैसे हम, तो यहाँ दो चीज़ आपको दिया हुआ है। यहाँ पर कह रहा है कि एक आदमी ने 60,000 रुपये, जिनमें से 5% की दर से तथा शेष को 4% की दर से, है ना, 60,000 जो रुपया है वो 5% की दर से तथा शेष को 4% की दर से साधारण ब्याज पर उधार लिया। यदि कुल वार्षिक ब्याज जो यहाँ पर दिया हुआ है 2560 रुपया हो तो 4% की दर से उधार दी गई धनराशि कितनी होगी। जी हाँ, बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए तो ये आपका प्रतिशत दिया हुआ है, समय 1 वर्ष के लिए दिया हुआ है यानी कि वार्षिक है, और यहाँ पर रुपया भी आपको दिया हुआ है और वार्षिक ब्याज भी दिया हुआ है। तो ब्याज बराबर फॉर्मूला अभी आपको हम क्या बताए थे, है ना, ब्याज बराबर जो फॉर्मूला बताए थे यानी कि मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100। तो ये को हम मान लेते हैं x, है ना, और दर कितना है 5, समय कितना है 1/100, प्लस ब्याज आपको दिया हुआ है ना, ब्याज आपको यहाँ पर दिया हुआ है, तो ब्याज आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं। 1 मिनट, ब्याज आपको दिया हुआ है, ब्याज कितना है 2560 है, 2560 यानी कि ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100। तो मूलधन 1 को मान लेते हैं हम x, गुने दर है 5, समय है 1/100, प्लस 1 हो जाएगा। जब एक हम x मान लिए तो दूसरा कितना हो जाएगा 60,000 माइनस x, है ना, एक हो जाएगा कितना 60,000 माइनस x, ये हो जाएगा आपका मूलधन गुने समय गुने दर हो जाएगा 4% बटा 100। इसको अगर आप सोल्व कीजिएगा तो यहाँ से आपको x का वैल्यू निकल जाएगा। इसको सोल्व कीजिएगा ना तो यहाँ से x का वैल्यू निकल जाएगा और यहाँ से x का जो वैल्यू आएगा वो आ जाएगा आपको 16,000, ठीक है। यहाँ से x का वैल्यू कितना आएगा 16,000 आएगा। और आपको पूछ क्या रहा था, तो 4% की दर से उधार दी गई धनराशि कितनी है। तो 4% की उधार से दी गई धनराशि कितनी है, तो 4% से 4% वाला ये है ना, तो 6,000, है ना, सॉरी 60,000 में आप x का वैल्यू कितना आ गया 16,000 इसमें आप माइनस कर दीजिए, कितना आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपको 44,000, ठीक है। आंसर हो जाएगा आपका, आंसर नंबर बी हो जाएगा। सिंपल है, ये आपको साधारण ब्याज पहले आपको यहाँ पर दे दिया गया है, तो साधारण ब्याज बराबर हम सिंपल कर देंगे मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100, मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100, और यहाँ से x का वैल्यू निकल जाएगा और फिर बाद में 4% पर कितना दिया गया था वो आपको यहाँ पर निकाल देंगे। आंसर हो जाएगा दोस्तों, आपका आंसर नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न हम देख लेते हैं आपका 133 नंबर। 133 प्रश्न क्या कह रहा है कि रीना और सालू, है ना, 2 बहनें हैं, व्यवसाय में हिस्सेदार है, ठीक है। रीना उसमें 8 महीनों के लिए
35,000 रुपये निवेश करती है। ठीक है, 8 महीना के लिए रीना 35,000 निवेश करती है और सालू जो है वो 10 महीने के लिए 4200 रुपया निवेश करती है और इसके बाद इसको तदनुसार रुपया 31,570 रुपया के लाभ में रीना का हिस्सा कितना होगा। ये दोनों एक बिजनेस शुरू करती है ना, एक लगाती है 8 महीने के लिए 3500 और एक लगाती है 10 महीने के लिए 4200 और ये दोनों का जो लाभ होता है वो लाभ कितना हुआ 31,500। तो फिर बाद में कह रहा है कि रीना का इसमें हिस्सा कितना होगा। चलिए कैसे बनेगा, दोनों का अनुपात निकाल देंगे, निकल जाएगा आपका। ठीक है, तो देखिए व्यवसाय में जो रीना और सालू के हिस्से का अनुपात यहाँ पर सबसे पहले निकाल दीजिए। जो सबसे पहले रीना है ये कितने दिन के लिए लगाती है, तो 8 महीने के लिए लगाती है। कितना रुपया लगाती है, तो 35,000 लगाती है। ठीक है, चलिए 35,000 लग गया। अब बीच में देंगे क्या, अनुपात का चिन्ह। अब सालू का निकाल लेंगे हम, तो सालू का कितना है 10 महीने के लिए कितना रुपया लगा रही है, तो 42,000 लगा रही है। ठीक है, चलिए ये आपका हो गया। अब इसको आप क्या करिए, तोड़ दीजिए। अब इसको अगर आप तोड़िएगा तो 3 शून्य से 3 शून्य ये खत्म हो गया। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं और इसको छोटा कर दीजिए, है ना, और इसको छोटा कीजिएगा तो 8 गुने कितना आ जाएगा, यहाँ पर 5 आ जाएगा और अनुपात हो जाएगा 10 गुने हो जाएगा यहाँ पर 6 हो जाएगा। इसको और काटिएगा तो ये हो जाएगा छोटा, यानी कि 7 पच 35 और 7 छक 42, 7 से काट दीजिएगा ना, 7 पच 35 कट जाएगा और 7 छक 42 कट जाएगा। तो इधर आपका निकल गया। इसको और भी आप छोटा कर दीजिए, और भी छोटा करने के लिए क्या करेंगे, 5 दूनी 10 और 2 चौक 8, इसको और छोटा कर दीजिए, 2 से 2 तिया 6 और 2 दूनी 4, यानी कि कितना निकल गया आपको दोस्तों, तो 2:3 आ गया आपका, है ना, 2:3 आ गया आपका। किसका, तो सालू, रीना और सालू, एक साइड है रीना और इधर क्या है आपका सालू है। तो दोनों का अगर जोड़ देते हैं, दोनों का टोटल मतलब कितना इनकम हुआ, तो टोटल जो लाभ है इतना है, यानी कि दोनों का लाभ यानी कि 3 और 2 कितना हो जाएगा 5 बराबर जो लाभ है वो है आपको 31,570 रुपया। तो यहाँ पर पूछ रहा था आपको कि रीना का हिस्सा कितना होगा। तो रीना कितना है 2, यानी कि 5 बराबर इतना, तो 2 बराबर कितना, तो इतना बटा 5 गुने 2। अब 5 से इसको काट दीजिए, कितना बार में कटेगा, 5 छक 30, 5 तिया 15 और 5 एकम 5 और 5 चौक 20। अब देखिए 6,314 आ गया, है ना, 6,314 गुने 2 कर दीजिएगा, आपको आंसर आ जाएगा। ठीक है, आप इसको काट करके यहाँ से निकाल दीजिएगा। मैं इसको थोड़ा सा फिर से निकाल देता हूँ, यानी कि टोटल 5 बराबर कितना था आपका 31,570। तो 2 बराबर कितना होगा, इतना बटा 5 गुने 2। यहाँ से इसको काटिएगा तो आपको आ जाएगा दोस्तों टोटल गुना भागा करके 12,628 रुपया। ठीक है, 12,628 किसका भाग, तो रीना का भाग। अगर यही आपको पूछ लेता कि सालू का कितना होगा, तो सालू का 10 बराबर आप निकाल देते, सालू का 3 बराबर निकाल देते, तो उसका आ जाता आपका, है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसको एक बार 2 बार बनाइएगा, आपका क्लियर हो जाएगा, है ना। अब हम रीजनिंग को देख लेते हैं। यहाँ पर कुछ रीजनिंग प्रश्न भी दिया गया है। ठीक है, तो 134 नंबर प्रश्न है कि बर्फ़ जो है वो शीतलता है और पृथ्वी किससे संबंधित होगा। बर्फ़ किससे संबंधित है, शीतलता से संबंधित है। देखिए जो बर्फ़ का गुण क्या होता है, शीतलता, है ना। बर्फ़ को आप छूते हैं तो कैसा लगता है, ठंडा ठंडा लगता है। तो पृथ्वी का क्या हो जाएगा, तो पृथ्वी में क्या है दोस्तों, पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण शक्ति है। पृथ्वी में क्या है, तो पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण शक्ति है। आंसर हो जाएगा आपका, आंसर नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपका रीजनिंग का है आपका 135। यहाँ पर ये जो है इससे संबंधित है, तो ये किससे संबंधित होगा, ये आपको ये बताना है। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, इसको थोड़ा सा आप इसको गौर से देखिए। देखिए यहाँ पर आर के बाद क्या हुआ आर के बाद क्या हुआ, तो आर के बाद 1 प्लस हो गया आपका, ये है ना। आर के बाद 1 प्लस हुआ, एस हो गया। ई के बाद क्या हो गया आपका 1 प्लस हो गया, एफ हो गया। ए के बाद क्या हो गया, बी हो गया, 1 प्लस हो गया, है ना। यानी कि एक क्या हो रहा है, जुड़ते जा रहा है। तो टी में भी हम क्या करेंगे, 1 जोड़ देंगे। तो टी में अगर 1 जोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा आपका, यू आएगा। टी में 1 जोड़िएगा तो क्या आएगा, यू आएगा ना। और एच में 1 जोड़िएगा तो एच के बाद आई होता है। आई में 1 जोड़िएगा तो आई के बाद जे होता है। एन में 1 जोड़िएगा तो एन के बाद ओ होता है। के में 1 जोड़िएगा तो के के बाद एल होता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर नंबर बी होगा। यानी कि यहाँ पर 1 जुड़ते जा रहा है और ये शब्द आपका बन गया। तो इसमें भी 1 जोड़ते जाएंगे और नया शब्द आपका बन जाएगा। ठीक है, जैसे कि टी में 1 जोड़ेंगे तो यू, एच में 1 जोड़ेंगे तो आई में 1 जोड़ेंगे तो जे, एन में 1 जोड़ेंगे तो ओ, के में 1 जोड़ेंगे तो एल। उसी प्रकार से यहाँ भी जुड़ रहा था, उसी प्रकार से यहाँ भी आपको जोड़ देना है। ठीक है, इस प्रकार का प्रश्न आपको फिक्स है कि एक प्रश्न आपको पूछेगा। ठीक है, अगला प्रश्न हम चलते हैं आपका 136 नंबर। यहाँ पर कह रहा है कि किसी कोड में एतना को एतना के रूप में और एतना को एतना के रूप में लिखा जाता है। इसको क्या लिख दिया, ये लिख दिया, और इसको क्या लिख दिया, ये लिख दिया। तो उसी कोड में इतना को कैसे लिखेंगे, बताइए कैसे लिखेंगे। तो इसको हम क्या करेंगे, आपको
देखिए यहाँ पर क्या किया है, एल के बाद क्या हो गया है, एम हो गया, यानी कि +1 हो गया है। और देख रहे हैं ना UTE आपको सिंपल वहीं पर लिख दिया है UTE, एल में एक जोड़ दिए हैं तो एम हो गया है, और UTE आपको सिंपल आपको उतार दिया है। उसी प्रकार से गेट जो है जी के बाद होता है एच जी में एक हम जोड़ दिए, और ATE आपको ATE यहाँ पर सिंपल लिख दिए। उसी प्रकार से हम ब्लू में क्या करेंगे, तो बी में हम एक जोड़ देंगे, तो बी में एक जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा सी, और सी के बाद LUE सिंपल हम लिख देंगे, आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर ए। मतलब कि ये रीजनिंग है ना, रीजनिंग में आपको दिमाग में हर एक तरह से दिमाग लगाना है। इसमें देखिए कई प्रकार का एग्जाम में पूछ दिया जाता है, जैसे कि इसमें दे देगा घटाने वाला भी दे देगा, जोड़ने वाला भी दे देगा, है ना। तो इसमें कभी कभी 2-2 जुड़ जाएगा, कभी 3-3 जुड़ जाएगा, कभी 4-4 जुड़ जाएगा। तो हर एक प्रकार का आपका रीजनिंग में पूछा जा सकता है। अगला जो सवाल है वो है 137। चलिए इसको बनाइए और अपना अपना जवाब दीजिए। यहाँ पर कह रहा था कि इतना को इतना कोड में लिखा जाता है, तो इतना को हम कैसे लिखेंगे। ठीक है, इसको क्या लिखा गया, इतना के रूप में लिखा गया। अब कैसे लिखा गया बताइए सभी लोग। क्या कर रहा था कि GOOD गुडनेस है, इसको लिखा गया HNPCODTR लिखा गया। अब इतना को कैसे लिखेंगे बताइए। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है ये आप समझिए। जी के बाद क्या हुआ, एच हुआ, यानी कि एक प्लस हो गया। ठीक है, ओ के बाद क्या हो गया, एन हो गया, यानी कि एक माइनस हो गया, है ना। एक प्लस हुआ एक माइनस हुआ, फिर ओ के बाद क्या हो गया पी, यानी कि एक प्लस हुआ, फिर यहाँ पर देखिए डी के बाद क्या आ गया सी, यानी कि एक माइनस हो गया। अब यहाँ पर आप समझ लीजिए, एक बार प्लस हो रहा है एक बार माइनस हो रहा है, एक बार प्लस एक बार माइनस, एक बार प्लस एक बार माइनस, चल रहा है ये क्रम। अब पूरा में यही चलेगा। उसी प्रकार से हमको इसमें भी करना है, उसी प्रकार से इसमें भी करना है। यानी कि जी में हम क्या करेंगे, एक जोड़ेंगे, तो जी के बाद क्या होता है, एच होता है। जी के बाद होता है ना एच, तो जी के बाद एच आप देख लीजिए, एच तो सब ऑप्शन में है, हम मान लेते हैं जी के बाद एच हुआ। अब ओ में क्या करेंगे, एक माइनस करेंगे, तो ओ में माइनस करेंगे तो क्यू हो जाएगा, है ना। ओ में अगर एक हम ओ में अगर एक आप माइनस कीजिएगा तो क्या, सॉरी वो नहीं है ना, यहाँ पर आर है, वही तो गड़बड़ हो रहा था। आर में एक माइनस करेंगे तो क्यू हो जाएगा, है ना। ई में एक जोड़ेंगे तो आपका एफ हो जाएगा, ए में एक माइनस करेंगे तो जेड हो जाएगा, फिर आपको टी में एक, तो आपको प्लस माइनस एक करिएगा तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों, आपका आंसर नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, प्लस माइनस करके देखिएगा तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर नंबर डी हो जाएगा, आपका 137 का। ठीक है, चलिए अब अगला प्रश्न हम देखते हैं, आपका 138 नंबर। कह रहा है कि यदि गार्डन, है ना, गार्डन को कुट भाषा में क्या लिखा गया 325764, और वाटर को कुट भाषा में लिख दिया गया को 92165, तो वार्डन को किस शब्द में लिखेंगे। देखिए इसको कुछ नहीं करना है, जैसे जैसे कह रहा था वैसे वैसे यहाँ पर कर देना है आपको। चलिए इसका सभी लोग जवाब दीजिए, है ना। अगर किन्हीं लोगों को आता है इसका जवाब तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, देखिए डब्लू कहाँ गया, तो डब्लू आप इसमें सर्च कीजिए, डब्लू है यहाँ पर ही। तो डब्लू को क्या लिखा गया है, आपको 9 लिखा गया, तो सिंपल यहाँ डब्लू है तो डब्लू को 9 लिखा गया है। ठीक है, 138 नंबर आप प्रश्न देख रहे हैं। ए को क्या लिखा गया है, तो ए को लिखा गया है दोस्तों आपका 2 नंबर, ए का हो जाएगा 2, ए को लिखा गया है 2। और आर को क्या लिखा गया है, अब यहाँ आर देखिए, आर को लिखा गया है 5, तो यहाँ पर है 5। फिर डी को क्या लिखा गया है, तो डी को देखिए आप लिखा गया है 7, तो ये हो जाएगा 7। फिर आपको ई को क्या लिखा गया है, तो ई को लिखा गया है 6, तो ये हो जाएगा 6। और फिर एन को क्या लिखा गया है 4, तो ये हो जाएगा 4। यानी कि आंसर क्या हो जाएगा, आंसर नंबर ए। यानी कि कुछ नहीं करना था इसमें, क्या करना था, बस मिलाना था आपको। डब्लू को क्या लिखे हैं, तो डब्लू को 9 लिख दिए हैं, ए को 2 लिख दिए हैं, है ना। आर को 5 लिख दिए हैं, डी को 7 लिख दिए हैं, ई को 6 लिख दिए हैं। जो ऊपर आपको दिया गया है उसी में से खोज के ऑप्शन में सर्च कर लेना है, आंसर निकल जाएगा आपका। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं कि बिहार में सबसे प्राचीन नहर प्रणाली कौन सी है। जी हाँ, बिहार की सबसे प्राचीन नहर प्रणाली। तो यहाँ पर हम 10 प्रश्न देखे अभी, है ना, 10 प्रश्न देखे, जिसमें रीजनिंग भी था, मैथ भी था, और इसी प्रकार से और भी सारा टेस्ट आपको करवाया गया है, और भी आगे आपको टेस्ट करवाया जाएगा, जिसमें रीजनिंग मैथ आपका धीरे धीरे करके कंप्लीट होते चल जाएगा। इसी प्रकार का आपको रीजनिंग भी पूछेगा और मैथ भी आपको पूछेगा आपको। ठीक है, चलिए अगर ये समझ में नहीं आया होगा तो फिर से एक बार इसको देख लीजिएगा ना, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि एक बार 2 बार आप बार रिपीट करिएगा तो आपको क्लियर है कि समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब है कि बिहार की सबसे प्राचीन नहर प्रणाली जो है दोस्तों, वो है आपका सोन नहर प्रणाली। याद रखिएगा, सोन नहर प्रणाली, कई बार आपका ये एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट चलते हैं, आपका प्रश्न है आपका 140 नंबर।
प्रश्न कह रहा है कि कहा जाता है कि भारत में सिलिकॉन वैली स्थित है। जी हाँ, भारत में सिलिकॉन वैली किसको कहते हैं? तो सिलिकॉन वैली जो कहा जाता है ना, वो बेंगलुरु को कहा जाता है। ठीक है, बेंगलुरु को क्या कहते हैं? सिलिकॉन वैली सिलिकॉन वैली। ठीक है, या फिर बेंगलुरु को इलेक्ट्रॉनिक राजधानी भी कहा जाता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक राजधानी भी। नेक्स्ट है आपका 141। प्रश्न कह रहा है कि बिहार में जिला जिसकी सीमा उत्तर प्रदेश और झारखंड दोनों से स्पर्श करती है। अच्छा, वो कौन सा जिला है जिसकी जो सीमा है वो यूपी से भी टच कर रहा है और झारखंड से भी टच कर रहा है? देखिए, यूपी और झारखंड, मान लिया जाए ये है आपका बिहार, क्योंकि बिहार जो है वो चरखुट है आपका, है ना। तो वो राज्य जो है वो नीचे है आपका झारखंड। नीचे कौन सा राज्य है? नीचे झारखंड है, और आपको इधर है आपको यूपी बिहार के। तो यहाँ पर ही जो राज्य है वो आपको टच करता है झारखंड को भी और यूपी को भी। वो जो राज्य है दोस्तों वो है आपका रोहतास। वो कौन सा राज्य है? तो वो हो जाएगा आपका रोहतास राज्य हो जाएगा, यानी कि आंसर नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं आपका 42 नंबर। 42 नंबर कह रहा है कि भूगोल में नवनियतिवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन, बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है ना। तो नवनियतिवाद के सिद्धांत के प्रतिपादन किसने किया था भूगोल में? तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? आपको जी टेलर महोदय ने, है ना। नवनियतिवाद यानी कि न्यू डिटर्मिनिज्म के सिद्धांत का जो प्रतिपादक थे वो ग्रिफिथ टेलर थे, यानी कि जी टेलर, इन्हीं का पूरा नाम है, ग्रिफिथ टेलर ने किया था। और इस अवधारणा को वैज्ञानिक निश्चयवाद या रुको और जाओ नियतिवाद के नाम से भी जाना जाता है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि किस अवधारणा को वैज्ञानिक निश्चयवाद या रुको और जाओ नियतिवाद कहा जाता है? तो वो हो जाएगा आपको नवनियतिवाद को। ठीक है, आंसर हो जाएगा आपको जी टेलर, यानी कि ग्रिफिथ टेलर ने दिए हैं। अगला है आपका 143 कि भारत का वो कौन सा स्थान है जहां बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर मिलते हैं? जी हाँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए इसको देख लेते हैं हम मानचित्र में, एक मिनट। ये रहा आपका भारत। ठीक है, इधर है दोस्तों आपका बंगाल की खाड़ी, और इधर है आपको अरब सागर, और नीचे है आपको हिंद महासागर। देखिए, अब तीनों से कौन सा सटा हुआ होगा? तो ये वाला छोर, सबसे नीचे वाला जो छोर है ना, सबसे नीचे वाला जो छोर है ये वाला। ठीक है, तो ये होगा आपको तीनों से सटा हुआ। और ये जो छोर है वो है आपको कन्याकुमारी। इसका नाम क्या है? कन्याकुमारी। और ये भारत की मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणतम बिंदु है। क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि भारत के मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणतम छोर का नाम क्या है? तो वो है कन्याकुमारी। और ये कहाँ है? तो ये है आपको तमिलनाडु में। ठीक है, ये चीज़ याद रखना है आपको। और ये आपको अरब सागर से भी टच कर रहा है, बंगाल की खाड़ी से भी, और हिंद महासागर से भी टच कर रहा है। चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। हमको बिहार में नकदी फसल का सही समूह कौन सा है? नकदी फसल, जी हाँ, नकदी फसल, खाद्यान्न फसल अलग अलग होता है। तो नकदी फसल का यहाँ पर समूह बताना है आपको। बिहार में 144 का क्या होगा दोस्तों? 144 का आपका आंसर क्या होगा? फटाक से आप लोग जवाब दीजिए, क्या होगा? देखिए, 144 जो नकदी फसल है वो है गन्ना, जूट, आलू, तंबाकू। आंसर हो जाएगा आपका, आंसर नंबर ए हो जाएगा आपका। ठीक है, बिहार में चाय होता है? बिहार में चाय आपको बिल्कुल नहीं होता है ना। बिहार में देखिए जूट भी आपको नहीं के बराबर होता है ना, तंबाकू वगैरह भी नहीं होता है। आंसर हो जाएगा आपका, आंसर नंबर ए हो जाएगा आपका। तंबाकू बहुत कम मात्रा में होता है बिहार में, है ना। जूट भी बहुत कम मात्रा में होता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं आपका 145 नंबर। प्रश्न कह रहा है कि तमिलनाडु में मॉनसून के सामान्य महीने कौन से हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, छपने वाला। ये एक प्रश्न आपको तमिलनाडु से फिर से पूछेगा ही पूछेगा। ठीक है, देखिए तमिलनाडु में जो मॉनसून आता है ना, वो आपको आता है उत्तर पूर्वी मानसून की वजह से। अब इसके बारे में थोड़ा सा आप समझ लीजिए। ये रहा आपको तमिलनाडु राज्य। ठीक है, ये जो राज्य है दिख रहा है ये है आपको तमिलनाडु। और तमिलनाडु में जो दक्षिण पश्चिम जो मानसून आता है आपको जून में, 1 जून को, उससे वर्षा नहीं होता है। तमिलनाडु में किससे वर्षा होता है? तो ये होता है आपको दोस्तों नवंबर दिसंबर में यहाँ पर वर्षा होता है, ठंडे के दिनों में, है ना, जाड़े के दिनों में यहाँ पर वर्षा होती है। और ये आपको उत्तर पूर्वी यानी कि नॉर्थ ईस्ट मानसून की वजह से होता है। जब लौटते हुए मानसून, जब भारत से मानसून लौटने लगता है तो ये साइड से आपको जब मानसून लौटती है
तो यहाँ पर यह है बंगाल की खाड़ी, है ना, बंगाल की खाड़ी है। बंगाल की खाड़ी जब ये हवाएं जब आती है ना तो ये स्थल से आ रही होती है, नॉर्थ ईस्ट से, तो ये सूखी हुई हवा आती है। लेकिन जैसे ही बंगाल की खाड़ी में आती है ये नमी ले लेती है, बंगाल की खाड़ी से नमी चुरा लेती है, और नमी चुराने के बाद ये आपको दिख रहा है कोरोमंडल तट, है ना, ये जो दिख रहा है तमिलनाडु का जो तट है इसको कहते हैं कोरोमंडल तट। ये भी याद रखना है आपको, क्या कहते हैं, कोरोमंडल। तमिलनाडु के तट को नाम है कोरोमंडल तट, और ये कोरोमंडल तट से टकराती है ये हवाएं और यहाँ पर ज़बरदस्त वर्षा करती है। आप पेपर में हमेशा पढ़ते होंगे ठंडा के दिन में कि तमिलनाडु में बाढ़ आया हुआ है, तो ये नवंबर दिसंबर में ऐसा होता है। आपको तमिलनाडु हो गया, आपको आंध्र प्रदेश हो गया, केरल हो गया, थोड़ा बहुत ये आपका केरल वगैरह में भी वर्षा हो जाता है आपका। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर डी, यानी कि जाड़े के दिनों में। अब चलते हैं हम अगला प्रश्न आपको 146 की, भारत से निम्नलिखित में से कौन एक उत्पाद सामान्यतः निर्यात नहीं किया जाता है। जी हाँ, वो निर्यात नहीं होता है भारत से, है ना, वो कौन सा उत्पाद है जो भारत से निर्यात नहीं होता है। गेहूं तो हम निर्यात करते हैं, चावल का भी हम निर्यात करते हैं, चीनी का भी निर्यात करते हैं, लेकिन जो दाल है ना, दाल का हम निर्यात नहीं करते हैं। भारत में ना आप घर में चाहे 10 प्रकार के खाना बन जाए, सब्जी बन जाए, लेकिन दाल होना क्या है, बहुत ही ज़रूरी है। इसीलिए दाल का जो निर्यात होता है भारत से नहीं होता है ना, यानी कि दाल होना बहुत ज़रूरी है हर एक खाना में, चाहे 10 प्रकार की सब्जी हो लेकिन दाल ज़रूरी है। तो आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर डी, जो दाल होता है उसका निर्यात नहीं किया जाता है भारत से, बल्कि दाल हम आयात कर लेते हैं। ठीक है, दाल की हमें कमी हो जाती है क्योंकि दाल काफ़ी आवश्यक चीज़ है हमारे लिए। अगला प्रश्न है आपका 147 कि भीम बांध अभयारण्य यानी कि मुंगेर में ये पड़ता है, ये किस तरह का वन प्रदेश है दोस्तों, भीम बांध अभयारण्य। तो क्या हो जाएगा बताइए सभी लोग, प्रश्न का जवाब दीजिए 147 का। भीम बांध जो अभयारण्य है ये शुष्क पतझड़ वन है। ठीक है, शुष्क पतझड़ वन है, आंसर हो जाएगा बी नंबर। अगला है आपका 148 की बिहार में सर्वाधिक वर्षा कहाँ के मानसून से प्राप्त होती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, चलिए इसको मानचित्र के द्वारा हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं। देखिए बिहार, यहाँ पर ही है आपको बिहार, ये रहा आपका बिहार। भारत में जो मानसून आता है वो दक्षिण पश्चिम मानसून आता है और सबसे पहले केरल से टकराता है। यहाँ टकराने के बाद जो ये मानसून है ना, दो भागों में बढ़ जाता है, एक तो बंगाल की खाड़ी की शाखा और एक हो जाता है अरब सागर की शाखा आपका। तो ये जो बंगाल की खाड़ी की शाखा है, ठीक है, ये आपको चला जाता है नॉर्थ ईस्ट में, और नॉर्थ ईस्ट में जाने के बाद ये जम करके वर्षा करता है आपको, है ना, और यही वर्षा के वजह से जो मेघालय में चला जाता है मासिन राम, मेघालय में जगह कौन सा है, मासिन राम, और ये दुनिया का सबसे अधिक वर्षा करता है मासिन राम में जाने की वजह से। और वहाँ पर ये वर्षा करता है और ऊपर में क्या है आपका, ऊपर में हिमालय है, तो हिमालय को तो पार नहीं कर पाएगा, तो ये मानसून है ना इधर की ओर मुड़ जाती है, इधर की ओर मुड़ जाती है और ये बंगाल पार करते हुए कहाँ पहुँच जाती है, बिहार में। तो बिहार में जो वर्षा हो रही है ना, वो कौन सी शाखा की वजह से हो रही है, तो बंगाल की खाड़ी की शाखा की वजह से होती है। और ये रहा आपको अरब सागर की शाखा, ये है आपका अरब सागर की शाखा। तो अरब सागर की शाखा के जो वर्षा होता है वो होता है आपको महाराष्ट्र हो गया, कर्नाटक हो गया, गुजरात हो गया, एमपी हो गया, है ना, आपका राजस्थान हो गया, ये सभी क्षेत्र में होता है अरब सागर की शाखा से वर्षा आपका। ठीक है, फिर दोनों जाकर के दोनों शाखाएं आपस में जाकर के मिल जाती है और फिर जाकर के वर्षा करती है। तो बिहार में जो मेनली वर्षा होता है वो बंगाल की खाड़ी की शाखा की वजह से वर्षा होती है आपका। ठीक है, याद हो गया, समझ गए। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं आपका, बिहार में जौ उत्पादन किस जिले में होता है, जौ, है ना, जौ, गेहूं के साथ जो जौ होता है आपका, गेहूं नहीं होता है, तो ये जौ का जो उत्पादन होता है बिहार में किस जिला में होता है ना। वो जिला पूछ लिया, इसका मतलब क्या हुआ कि वहाँ पर जौ का उत्पादन सबसे अधिक होता होगा, है ना। तो वो जिला कौन सा है, तो वो जिला हो जाएगा दोस्तों आपका मुजफ्फरपुर, पूर्णिया, गया, यानी कि इनमें से सभी जिला में जौ का उत्पादन होता है। जहाँ जहाँ गेहूं होगा वहाँ वहाँ जौ तो होगा, वो होगा ही। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, आंसर नंबर क्या हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा। अगला चलते हैं आपका 150 नंबर, करेक्ट निम्नलिखित में से किस एक के लिए सतारा प्रसिद्ध है दोस्तों, बताइए सतारा किस लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, देखिए वीडियो को अच्छा लगा हो, है ना, इतना मेहनत किए हैं तो एक लाइक तो बनता है कि नहीं बनता है, कि नहीं बनता है, तो एक लाइक बनता है। तो सभी लोग एक बार एक साइड से लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाला जो वीडियो होगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। अगर इसका पीडीएफ चाहिए दोस्तों, है ना, इसका अगर पीडीएफ चाहिए तो आपको मिल जाएगा हमारे यूट्यूब चैनल पर, हमारे आपको व्हाट्सएप ग्रुप में आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। प्रश्न जो यहाँ पर कह रहा था कि सतारा किस लिए प्रसिद्ध है, ऑप्शन है कि उष्मा विद्युत संयंत्र, पवन ऊर्जा संयंत्र, जल विद्युत ऊर्जा संयंत्र, या फिर नाभिकीय विद्युत संयंत्र।
क्या हो जाएगा। जो सतारा है ना, ये कहाँ पड़ता है, तो अगर आपसे पूछ लिया जाए तो ये है आपको महाराष्ट्र में। कहाँ है, ये महाराष्ट्र में है। और ये आपको पवन ऊर्जा संयंत्र है। ठीक है, पवन ऊर्जा संयंत्र जो है नवीकरणीय ऊर्जा संयंत्र है। पवन ऊर्जा कैसी ऊर्जा है, तो नवीकरणीय ऊर्जा है। और ये जो है आपको सतारा, ये महाराष्ट्र में पड़ता है। तो आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर बी, ये पवन ऊर्जा संयंत्र के लिए जाना जाता है। आपका आंसर हो जाएगा, आपका आंसर नंबर बी हो जाएगा। तो ये रहा दोस्तों आज का टेस्ट। आपको कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, क्योंकि आप सभी के कमेंट का इंतजार रहता है। और आप सभी अगर अभी भी इसका पीडीएफ आपको नहीं मिला है तो आप हमें इस नंबर पे व्हाट्सएप कीजिए और आप 351 रुपया वहाँ पर पेमेंट करके स्क्रीनशॉट आप हमको भेज दीजिए और वहाँ पर आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा और सारा पीडीएफ आपको वहाँ पर मिल जाएगा। आपको करना क्या है कि एक बार 351 का पेमेंट करना है, उसके बाद जब तक आपकी एग्ज़ाम ना हो जाए आपको पीडीएफ, वीडियो, नोट्स इत्यादि सभी चीज़ आपको मिलते रहेगा। आपको जो पेमेंट करना है इस नंबर पर करना है, फ़ोन पे कर सकते हैं, गूगल पे कर सकते हैं, पेटीएम कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे कर सकते हैं, अमेजन पे कर सकते हैं। और पेमेंट करने के बाद स्क्रीनशॉट लेना नहीं भूलिएगा और हमारे व्हाट्सएप जो नंबर है उस पर भेजना नहीं भूलिएगा, भेज दीजिएगा। आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ देंगे और सारा नोट्स पीडीएफ आपको वहाँ पर मिल जाएगा, पुराने वाला भी और नया वाला भी। ठीक है, तो ये रहा आपको पीडीएफ प्राप्त करने के लिए तरीका और ये रहा हमारा यूट्यूब चैनल करियर परिवार। तो आप लोग इसको ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि आपको आने वाला हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और दोस्तों इसके अलावा हमारे चैनल पर आपको सीटेट की भी तैयारी चल रही है ना, सीटेट की भी तैयारी चल रही है। और आपको एक चीज़ मैं बता दूँ कि जैसे ही आपका ये प्रधान शिक्षक की एग्ज़ाम हो जाएगी ना तो आपको सचिवालय सहायक, जी हाँ, सचिवालय सहायक की आपकी क्लास स्टार्ट हो जाएगी। जी हाँ, सचिवालय सहायक की आपकी क्लास स्टार्ट हो जाएगी। जैसे ही प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक की आपकी क्लास समाप्त होगी उसके बाद, यानी कि 25 जून को आपको बोला गया है। तो 25 जून के बाद हम तैयारी करेंगे किसकी, तो सचिवालय सहायक की। तो अगर आप लोगों ने सचिवालय सहायक फॉर्म भरा है, आपके घर वाले कोई भरे हैं, आपके बेटे, आपके भतीजे, आपके पड़ोसी में, तो उनको बता दीजिएगा कि यहाँ पर पूरी तैयारी आपको सचिवालय सहायक की भी करवाई जाएगी। ठीक है, और सीटेट की भी यहाँ पर क्लास चल रही है। ठीक है, तो सीटेट में आप इस नंबर पे कांटेक्ट करके दोस्तों आप एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, तो आज का जो टेस्ट था दोस्तों, आपका टेस्ट नंबर 37 आपका समाप्त होता है। और इसमें हम लोग आज देखे सामान्य अध्ययन का भी प्रश्न देखे, बीएड का भी देखे, डीएलएड का भी देखे, रीजनिंग देखे, मैथ देखे, यानी कि आज जो था ना दिमाग एकदम हिला के रख दिया है ना। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल था आज वाला। ठीक है, तो पूरा प्रश्न को एक बार 2 बार आप देख लीजिएगा, आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। क्योंकि यहाँ से आपको मान के चलिएगा 5 प्रश्न फिक्स है कि 5 से 10 सवाल आपको एग्जाम में यहाँ से आने वाला है। हर एक टेस्ट से आप मान के चलिए 5 टेस्ट आपके लिए फिक्स है कि 5 क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। ठीक है, तो ये आपको बता दिया गया। व्हाट्सएप ग्रुप में आप कैसे जुड़ेंगे, आपको पीडीएफ कैसे प्राप्त होगा। ठीक है, तो आज के लिए सर हम इतना ही रहने देते हैं आप सभी के लिए। और कल फिर हम आएंगे 9 बजे। ठीक है, कल फिर हम आएंगे 9 बजे इसी चैनल पर इसी समय। तब तक के लिए आप लोग बने रहिए हमारे साथ। और ठीक है दोस्तों, तो फिर हम मिलते हैं कल 9 बजे। तब तक के लिए गुड नाइट, गुड बाय, टेक केयर। धन्यवाद आप सभी का बहुत बहुत।